हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक हमारे हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ब्रिक, बॉन्ड्स, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो ये जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस जो हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है आज types of foundations. The foundations can be broadly classified into two categories. हम दो तरीके से फाउंडेशन को जो है डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज शैलो फाउंडेशन, यानी कि जिसकी गहराई कम होगी उसको हम बोलेंगे शैलो फाउंडेशन, और जिसकी गहराई ज्यादा होगी उसको बोलेंगे हम डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शैलो फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, तो शैलो फाउंडेशन, द फाउंडेशन वेयर द डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इज लेस देन द विड्थ, यानी कि जब डेप्थ जो होगी विड्थ से कम होगी उस टाइम पे हम उस फाउंडेशन को क्या कहेंगे, शैलो फाउंडेशन। जैसे कि हम यहां पे देखते हैं कि अगर मान लिया हमने ये एक ट्रेंच बनाई है फाउंडेशन बनाने के लिए, मान लिया हमने गड्ढा खोद लिया एक फाउंडेशन बनाने के लिए, तो अब हमने इसके अंदर एक फाउंडेशन डाली। ठीक है, ये हमने मान लिया एक फाउंडेशन डाल दी। ठीक है, तो अब इस फाउंडेशन में, अब इस फाउंडेशन की जो डेप्थ है, यानी कि ये वाली जो डेप्थ है, दिस डेप्थ, क्योंकि फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो यही है। ठीक है, ये डेप्थ जो है इसकी विड्थ से जो है बहुत ही कम है। ठीक है, ये वाली विड्थ इसकी ज्यादा है और ये डेप्थ इसकी जो जमीन के अंदर गई है, ठीक है, जमीन के अंदर गई है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको यहाँ पे पूरा इस तरीके से नहीं बनाते हैं, इसको जो हम जो है इसको इरेज कर दें। यहाँ पे मान लिया ये आपका इतना है, एक्सकेवेशन आपकी इतनी है। ठीक है, इस एक्सकेवेशन में ये वाला पोर्शन आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये पोर्शन आपका ग्राउंड लेवल है, आपने इतना इसको एक्सकेवेट कर दिया, यानी कि इतना आपने इसको खोद दिया। ठीक है, तो इसमें ये जो डेप्थ है, अब इसको डेप्थ को हम पूरा ले सकते हैं। ठीक है, ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है आपकी, ये वाली डेप्थ, दिस डेप्थ इज, मान लिया डेप्थ डी है, तो व्हेन व्हेन बी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, जब भी आपका जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज ग्रेटर देन डेप्थ, ठीक है, विड्थ ज्यादा है और डेप्थ कम है, तो उस टाइम पे फाउंडेशन कैसे कहलाएगी, आपकी शैलो फाउंडेशन कहलाएगी। ठीक है, दीज आर मेड बाय मेकिंग ओपन एक्सकेवेशन। तो यहां पे हमने क्या करी है, दिस इज व्हाट, ये हमने पूरा जो गड्ढा बनाया है यहां पे, this is what, this is the open excavation, this is open excavation। ठीक है, this is open excavation। ठीक है, हमने पूरा जो है ओपन इसमें गड्ढा खोद दिया है। ठीक है, they are फाउंडेशंस कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा फाउंडेशन जो है इसी तरह की इस्तेमाल करी जाती हैं, जो कि आपकी शैलो फाउंडेशन होती हैं। शैलो फाउंडेशंस ट्रांसफर बिल्डिंग लोड्स टू द सॉइल नियर दी सरफेस अप टू 3 मीटर। अब ये जो डेप्थ होती है, ये वाली डेप्थ, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 3 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये जो डेप्थ है आपकी, दिस डेप्थ इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो डेप्थ हो सकती है आपकी, दिस डेप्थ विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स। ठीक है, इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, ये है किसमें, अप्रोक्सीमेटली, नियरली इक्वल टू 3 मीटर हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्टली 3 नहीं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम मान लिया आपकी 2.5 हो गई। ठीक है, आपकी 1.5 होगी, इतने आपकी जो है ये डेप्थ हो सकती है 3 मीटर तक की। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन आर एज फॉलोज। अब कितने टाइप की शैलो फाउंडेशन, जो कम गहरी फाउंडेशन है, कितनी टाइप की हो सकती हैं। नंबर 1 इज वॉल फाउंडेशन, जितनी भी आपने जब जितनी वॉल बनती है उन सब वॉल की जो फाउंडेशन होती है वो सारी आपकी कैसी होंगी, शैलो फाउंडेशन हो सकती है। ठीक है, मगर वॉल की ऐसा नहीं है कि वॉल की डीप फाउंडेशन नहीं हो सकती, वॉल की डीप फाउंडेशन भी हो सकती है, मगर वॉल की जनरली कौन सी फाउंडेशन होती है, शैलो फाउंडेशन हो सकती है, होती है। आइसोलेटेड फुटिंग और कॉलम फुटिंग, ठीक है, ये भी आपकी शैलो फाउंडेशन है। कंबाइंड फुटिंग भी आपकी शैलो फाउंडेशन है। स्ट्रैप फुटिंग और कैंटिलीवर फुटिंग, ठीक है, या तो स्ट्रैप फुटिंग बोल दें या फिर स्ट्रैप फुटिंग को कैंटिलीवर फुटिंग भी बोला जाता है, ये भी शैलो फाउंडेशन है। कंटिन्यूअस फुटिंग और राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है, दीज आर ऑल शैलो फाउंडेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल फुटिंग की, ठीक है, या फिर वॉल फाउंडेशन की। ठीक है, इट इज द फाउंडेशन विच ट्रांसफर द लोड ऑफ द वॉल टू द ग्राउंड। ये किसको ट्रांसफर करती है, ये वॉल के लोड को ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब
ये जो फाउंडेशन है वो इस तरह की फाउंडेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो ये ऊपर वाली साइज आप शेप देख रहे हो, दिस इज वॉल, ये क्या है आपकी, ये वॉल है, ठीक है। और नीचे की साइड की ये जो फाउंडेशन है, ये जो है इसका पोर्शन, दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन, ये क्या है आपका, फाउंडेशन है, ठीक है। ये आपका जो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन देख रहे हो, ये प्रोजेक्शन जो है वो आपका पूरा यहां से लेके इस तरीके से ऐसे भी, ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्शन जो है आपका फाउंडेशन है, ठीक है। ये जो स्टेप्ड प्रोजेक्शन है ये फाउंडेशन है। अब ये स्टेप्ड भी हो सकता है और ये विदाउट स्टेप्ड भी हो सकता है, जैसे कि ये वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है आपकी, और इस वॉल में नीचे की साइड इस तरह की फुटिंग दे दी है, इसमें कोई स्टेपिंग नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से सीढ़ी नुमा स्टेप ऊपर वाली में बने हैं, उस तरीके से सीढ़ी नुमा स्टेप जो है इसमें नहीं बने हुए, इसमें नीचे की साइड सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, यहां पे कई सारे प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो हम इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, These foundation can be either simple or stepped। सिंपल कौन सी होगी, ये वाली सिंपल होगी, ये वाली सिंपल फाउंडेशन होगी, ठीक है। ये फाउंडेशन आपकी क्या होगी, सिंपल फाउंडेशन होगी, और ये वाली फाउंडेशन आपकी स्टेप्ड होगी, ठीक है, दिस इज स्टेप्ड, ये आपकी स्टेप्ड फाउंडेशन होगी। सिंपल फुटिंग्स, सिंपल फुटिंग बोल सकते हैं इसको, या फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। सिंपल फुटिंग्स आर यूज्ड टू कैरी लाइट लोड्स, ठीक है। जो आपकी सिंपल फुटिंग है ये लाइट लोड के लिए, यानी कि जब कम भारी लोड आएगा उसको बियर करने के लिए रहती है, और जो स्टेप्ड फुटिंग है आर यूज्ड फॉर कैरी हैवी लोड्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाली है ये हैवी लोड के लिए है, ठीक है, किसके लिए, हैवी लोड, हैवी लोड के लिए है, ठीक है। और ये वाली किसके लिए है, ये वाली आपकी है आपकी लाइट लोड के लिए, लाइट लोड, ठीक है। ऊपर वाली हैवी के लिए, नीचे वाली लाइट के लिए। नेक्स्ट जो है आपका इसके अंदर सिंपल फुटिंग, सिंपल फुटिंग हैज ओनली वन प्रोजेक्शन, इसके अंदर सिर्फ आपका वन प्रोजेक्शन, ये कैसा प्रोजेक्शन है आपका, वन प्रोजेक्शन, वन प्रोजेक्शन, ये सिर्फ आपका वन प्रोजेक्शन है, और यहां पे मल्टीपल प्रोजेक्शन है, यहां पे कैसे हैं आपके मल्टीपल प्रोजेक्शन है, मैनी प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, या फिर मैनी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है, यहां पे मैनी प्रोजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप्ड फुटिंग है, नंबर ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। द बेस ऑफ द फुटिंग कैन बी ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो बेस होता है ये वाला, ठीक है, जो नीचे का बेस होगा, कौन सा बेस, जो नीचे का बेस होगा, सबसे नीचे वाला बेस, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये वाला जो बेस होता है, यानी कि इसमें कौन सा बेस होगा, ये वाला, ये वाला जो बेस होता है आपका, ये कंक्रीट का बना होता है, दिस बेस इज ऑफ कंक्रीट, ये बेस जो होता है आपका नीचे वाला, दिस बेस इज ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट बेस होता है, ठीक है। The width of the concrete base should be at least equal to the twice of the width of the wall, यानी कि जो ये बेस की विड्थ है, यानी कि ये जो बेस विड्थ है यहां से लेके यहां तक की विड्थ, ये वाली विड्थ, अगर मान लिया मैं इस विड्थ को b बोलूं, और इस वॉल की विड्थ को, यानी कि ये जो वॉल की विड्थ है ये वाली, ये वॉल की विड्थ को मैं स्मॉल b बोलूं, तो जो इनमें रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि जो b है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2b होना चाहिए, ठीक है। दिस रिलेशन शुड बी वैलिड, यानी कि b शुड बी इक्वल टू 2b, या फिर b जो होता है आपका वो इस b के दुगने से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। या फिर हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि b शुड बी ग्रेटर देन 2b, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं यहां पे। द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट बेड शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है, जो डेप्थ होती है वो इक्वल टू दी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। यानी कि मान लिया मैं कहूं कि ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन है यहां से लेके यहां तक का, दिस दिस लेंथ इज, लेट दिस लेंथ इज कैपिटल एल, तो जो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है, दैट डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए,
वो इसकी लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ के, यानी कि पूरी प्रोजेक्शन लेंथ जो है उसके इक्वल होनी चाहिए। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है इसका? सबसे पहले लोड किस पे आएगा? सबसे पहले लोड जो आएगा आपका, वो लोड सबसे पहले किस पे आएगा? सबसे पहले लोड आएगा आपका वॉल पे। वॉल लोड किस पे ट्रांसफर करेगा? फुटिंग पे। प्रोजेक्शन पे किस पे? प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन पे। और प्रोजेक्शन बाद में लोड किस पे ट्रांसफर करेगा? सब सॉइल। सब सॉइल में। ठीक है, लास्ट में जो है लोड ट्रांसफर किस में होगा आपका? सब सॉइल में होगा। ठीक है, तो ये इसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म हो गया। पहले वॉल पे आया, फिर प्रोजेक्शन पे आया, फिर सब सॉइल में लोड ट्रांसफर आपका हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वॉल फाउंडेशन। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग और कॉलम फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग का मतलब ये है सिंगल फुटिंग। सिंगल फुटिंग किसके लिए होगी? कॉलम के लिए होगी। अब कॉलम आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कॉलम आपका सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल कॉलम के लिए जो फुटिंग होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा, ऐसी फुटिंग को हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। These footing transfer the load of a single column to the ground. एक कॉलम का लोड ग्राउंड पे ट्रांसफर करती है ऐसी फुटिंग। तो आप देख सकते हो ये फुटिंग की दो तरह की हो सकती है। एक तो सिर्फ सिंपल, ठीक है, जिसमें कोई प्रोजेक्शन, जिसमें जो है स्टेप्ड प्रोजेक्शन नहीं है, मगर यहां पे इसमें क्या है? स्टेप्ड प्रोजेक्शन है। ठीक है, और यहां पे क्या है? स्लोपिंग प्रोजेक्शन है। यहां पे स्लोपिंग प्रोजेक्शन है, यहां पे स्टेप्ड प्रोजेक्शन है, और यहां पे सिंपल प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब इसका, इसमें जो है ऊपर की साइड क्या है? ये आपका दिस इज द कॉलम। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉलम। ये आपका कॉलम है, ये आपकी फुटिंग है। दिस इज द आइसोलेटेड फुटिंग। ये आपकी कौन सी फुटिंग है? दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। ये आपकी आइसोलेटेड फुटिंग है। अब दे कैन बी ईदर ऑफ स्टेप्ड, ये स्टेप्ड भी हो सकती है, और है प्रोजेक्शन इन दी कंक्रीट बेस। ठीक है, ये स्टेप्ड टाइप भी हो सकती है, और सिंपल सिर्फ इसके अंदर सिर्फ प्रोजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन भी हो सकता है। हैव सिंगल प्रोजेक्शन, हैव सिंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, इन दी कंक्रीट बेस। In case of heavy loaded columns, steel reinforcement is provided in the both the direction of the concrete bed. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि यहां पे हमने जो है एक रेनफोर्समेंट इस तरीके से प्रोवाइड किया है, और इसके अंदर जो है इस तरीके से इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऐसे तो हमने रेनफोर्समेंट दिया है, और फिर ऐसे भी हमने इसमें जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है। अगर मैं इसको प्लान में देखूं, अगर हम इसको प्लान में देखें, तो ये प्लान में किस तरीके से दिखाई देगा? कि प्लान में इसको अगर मैं ऊपर की साइड से देखूं, तो ये प्लान में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपके इस तरीके से अब इसमें जो है रेनफोर्समेंट सरिया पड़ा होगा ऐसे। ठीक है, और फिर इसमें रेनफोर्समेंट ऐसे पड़ा होगा। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट पड़ा होगा। फिर इसके अंदर जो है बीच में कॉलम होगा। यहां पे बीच में क्या होगा? इसमें बीच में इसमें क्या होगा? यहां पे ये कॉलम होगा। ठीक है, दिस इज द कॉलम, और इसके नीचे ये रेनफोर्समेंट पड़ा होगा। ठीक है, फिर कॉलम का इसमें रेनफोर्समेंट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर जो है ये रेनफोर्समेंट बना रहता है इसके अंदर। ठीक है, इन केस ऑफ हैवी लोडेड कॉलम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ये हो गया हमारा। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इसमें बोथ द डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में, ऐसे भी और ऐसे भी। अब इसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है? इसके लोड ट्रांसफर में क्या आएगा? पहले लोड किस पे आएगा? कॉलम पे आएगा। कॉलम पे आएगा। कॉलम से लोड किस पे जाएगा? आइसोलेटेड फुटिंग पे जाएगा। आइसोलेटेड फुटिंग पे जाएगा। और फिर लोड किस पे जाएगा? बाद में लोड कहां जाएगा? लास्ट में फिर सब सॉइल में जाएगा। ठीक है, पहले कॉलम पे आया, फिर आइसोलेटेड फुटिंग यानी कि इस फुटिंग पे आएगा, और फिर जो है सब सॉइल में चला जाएगा। इसी तरीके से ये वाला है। यहां पे क्या है? यहां पे आपका कॉलम, कौन सा कॉलम है? ये आपका कॉलम है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे ये कॉलम है, और ये आपकी क्या है? नीचे वाली आइसोलेटेड फुटिंग है। दिस इज द आइसोलेटेड फुटिंग। अब यहां पे क्या है? इस वाली फुटिंग के अंदर क्या है? यहां पे क्या कर दिया इसने? इस वाले पोर्शन को स्लोप कर दिया। दिस इज द स्लोप।
दिस इज स्लोप। यहाँ पे क्या है, ये स्लोप है। अगर इसका प्लान देखेंगे आप तो प्लान इसका इस तरीके से दिखेगा, यानी कि अगर इसको मैं ऊपर से देखूं तो इसको ये इस तरीके से आपका दिखाई देगा, इसका प्लान ये दिखाई देगा और इसका प्लान आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कॉलम सर्कुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल आ जाएगा, मगर ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, तो ये जो है अगर इसको 3D में देखेंगे, अगर हम इसको 3D व्यू देखें तो इस 3D व्यू इस तरीके से दिखाई देगा, इसका 3D व्यू ऐसे दिखाई देगा और इसका 3D व्यू जो है आपका इस तरीके से दिखाई देगा। तो दीज आर द आइसोलेटेड फुटिंग, और ये बहुत सिंपल फुटिंग है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ये वाली फुटिंग्स कंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो फुटिंग है हमारी कंबाइंड फुटिंग है। अब कंबाइंड फुटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की फुटिंग है। ये फुटिंग सबसे पहले हम देखते हैं क्या है ये। एक कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट्स द लोड ऑफ द 2 और मोर एडजेसेंट कॉलम, यानी कि ऐसी फुटिंग जो 2 कॉलम को एकोमोडेट करती हो, यानी कि जो 2 कॉलम को जो है आप आपस में जो है एक साथ जोड़ती हो, ऐसी फुटिंग को हम बोलते हैं क्या, कंबाइंड फुटिंग। तो आपको ये दिख रहा है यहां पे जो है 2 कॉलम है, एक कॉलम तो ये है, दिस इज 1 कॉलम और दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज 1 कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम, और ये दोनों कॉलम जो है इस फुटिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी फुटिंग कौन सी हो गई, दिस फुटिंग इज कंबाइंड फुटिंग। और अगर इसका प्लान आप देखोगे तो ये इसका प्लान है। ठीक है, ये इसका प्लान है, यहां पे एक कॉलम आ गया, ये कॉलम सर्कुलर भी हो सकता है और ये कॉलम आपका कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है मान लिया यहाँ पे, तो ये आपका इसका क्या हो गया, प्लान हो गया। अब जब इन दोनों कॉलम पे लोड सेम रहता है, जब इन दोनों कॉलम्स पे लोड कैसा रहेगा आपका, सेम रहेगा, तो उस टाइम पे ये जो प्लान है, ये जो इसका ये इस तरीके से ये फुटिंग का जो प्लान है ये वाला, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लान रहेगा। ठीक है, दिस विल बी रेक्टेंगुलर, जब दोनों कॉलम पे जो लोड आए वो सेम लोड आए। मगर अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि ऐसा हो कि दोनों कॉलम पे लोड जो है वो अलग अलग आ जाए, ठीक है, कहां पे ज्यादा आ जाए, इस कॉलम पे तो लोड ज्यादा आ जाए, मान ली यहां पे तो लोड कितना है, यहां पे लोड P1 है। ठीक है, दिस लोड इज P1। ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये लोड तो मान लिया आपका कितना है, इस कॉलम पे कितना है आपका लोड, दिस इज P1, और इस कॉलम पे जो लोड है वो कितना है, P2 है। और ये इस तरीके से है, ये लोड इस तरीके से है, ये लोड यहां पे है और ये लोड इसका है, और ये इस तरीके से है कि जो P1 है, जो आपका P1 है वो क्या है, वो आपका बड़ा है P2 से। ठीक है, अब P1 बड़ा हो गया, यानी कि इधर वाली साइड पे लोड बड़ा हो गया और इधर वाली साइड पे लोड क्या हो गया आपका, छोटा हो गया। तो जहां पे लोड बड़ा होगा वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, और प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो बेस का एरिया है वो इंक्रीज कर देंगे। अगर हम बेस का एरिया इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, लोड ज्यादा है प्रेशर ज्यादा आएगा, प्रेशर को कम करना है तो बेस के एरिया को इंक्रीज कर दो। ठीक है, यहां पे क्या है, लोड आपका कम है तो आपका कम, जो जब लोड कम है तो कम एरिया भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्या हो गया आपका, यहां पे जो इसकी शेप हो गई वो ट्रेपेजॉइडल शेप हो गई। ठीक है, यहां पे ज्यादा हो गया और यहां पे आपका कम हो गया, तो दिस इज द ट्रेपेजॉइडल शेप, जब दोनों पे लोड जो है अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की जो फुटिंग है वो स्ट्रैप फुटिंग है, इसको हम अलग पढ़ेंगे स्ट्रैप फुटिंग को। तो अभी फिलहाल हम 2 फुटिंग देखेंगे, कंबाइंड फुटिंग में 2 फुटिंग देखेंगे, एक तो आपकी जो है सिंपल कंबाइंड फुटिंग और एक आपकी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। ठीक है, तो कंबाइंड फुटिंग में हमने क्या लिखा, एक कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट द लोड ऑफ 2 और मोर कॉलम एडजेसेंट कॉलम्स। ठीक है, ये 2 या 2 से अधिक कॉलम को जोड़ती है। दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कब कब प्रोवाइड करी जाएगी, कॉलम्स आर वेरी नियर, जब 2 कॉलम्स बहुत पास पास होंगे तो उस टाइम हम दोनों कॉलम्स की अलग अलग फुटिंग नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मान लिया आपका एक कॉलम ये हो गया, ठीक है, मान लिया एक कॉलम आपका ये हो गया, इसकी फुटिंग आपने ये दे दी और इसके बिल्कुल पास जो है दूसरा कॉलम आ गया, इसके पास जो है दूसरा कॉलम आ गया, तो अब इन दोनों फुटिंग से बहुत कम डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों फुटिंग के अंदर जब कम डिफरेंस है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, हमने कंबाइन कर दिया और क्या कर दिया आपने, इस तरीके से कंबाइंड फुटिंग इसकी बना दी। तो जब 2 कॉलम्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, डिस्टेंस जो उनकी दूरी होती है बहुत कम होती है, तो वहां पे हम कंबाइंड फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत कम होती है, जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड को, जो कि कॉलम का लोड कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है। ठीक है, एक जगह पे पिन पॉइंट करता है, तो जो लोड पिन पॉइंट करता है वो सबसे ज्यादा प्रेशर डेवलप करता है। ठीक है, तो जब सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होगी तो उस केस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उस केस में हम नीचे का जो एरिया है वो बड़े से बड़ा रखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोड है वो आप डिस्पर्स हो जाए, जो लोड जो है वो चारों डायरेक्शन में फैल जाए। हम उसकी नीचे की जो एरिया होगा
वो फुटिंग का जो एरिया होगा उसको इंक्रीज कर देंगे। वो कैसे इंक्रीज करेंगे, जब हम कंबाइंड फुटिंग देंगे तो वो एरिया आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है अगर वो कम भी है तब भी वहां पे जो है उसमें कंस्ट्रक्शन करना इजी रहेगा। तो जब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कम होती है तब भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं व्हेन द कॉलम इज नियर ए प्रॉपर्टी लाइन। अब ये क्या चीज है, नियर ए प्रॉपर्टी लाइन का मतलब ये है कि मान लिया आपका जो प्लॉट था, मान लिया जो आपका प्लॉट था वो इस तरीके से था, ठीक है, आपका जो प्लॉट था, सॉरी ये हो गया गलत, आपका जो प्लॉट था वो ऐसे था, ठीक है, दिस विल बी योर प्लॉट, और आपका जो कॉलम आ रहा है, मान लिया आपका जो कॉलम आ रहा है वो बिल्कुल यहां, बिल्कुल इसके बिल्कुल प्लॉट से लगता हुआ कॉलम आ रहा है, ये दिस विल बी द कॉलम। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मान लिया आपका ये कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये कॉलम आ रहा है, ठीक है, अब ये कॉलम जो है बिल्कुल इस प्रॉपर्टी लाइन के पास है, दिस विल बी द प्रॉपर्टी लाइन। ये क्या है, आपके प्लॉट की जो प्रॉपर्टी लाइन है, दिस विल बी द प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी लाइन है। अब क्या करना है, क्योंकि अब इसके अंदर आप फुटिंग, अगर नीचे की साइड इसमें फुटिंग प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, अगर हम इसके नीचे फुटिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, इसको थोड़ा ग्रीन कलर में, फुटिंग को मैं थोड़ा अलग कलर से डिफाइन करता हूं, ठीक है, अगर मान लिया मैंने इसमें फुटिंग प्रोवाइड करी तो फुटिंग तो चारों डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मगर इधर की साइड जो है फुटिंग रह जाएगी, यानी कि यहां पे ये जो एरिया है यहां पे हमने फुटिंग प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है, यानी कि फुटिंग जैसे जनरली जो फिटिंग होती है कि जैसे मान लिया आपका ये आपका मान लिया जो है आपका में जो है मान लिया ये आपका कॉलम है, ठीक है, तो चारों तरफ आपको फुटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, आपको जो है चारों तरफ फुटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मगर यहां पे जो है आपकी इधर की साइड, इसके लेफ्ट साइड में जो है फुटिंग आई नहीं है, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये कॉलम बिल्कुल साइड में यहां पे आ गया, इधर की साइड फुटिंग जो है नहीं आई है, तो जो इसका प्रेशर है कॉलम का, ऐसा हो सकता है कि इसका प्रेशर बढ़ जाए और यहाँ पे फेलियर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सफिशिएंट एरिया नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतना ही एरिया यहाँ पे आ पाया, ठीक है, सिर्फ यही एरिया आ पाया, इधर की साइड कोई एरिया नहीं आ पाया, तो यहाँ पे जो एरिया है वो कम पड़ गया। तो इस एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके बराबर में एक कॉलम होगा, मान लीजिए इसके बराबर में ये कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम को कंबाइंड करके हम एक, ये ग्रीन कलर से मैं बना देता हूं इसको भी, ठीक है, इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, ये हम जो है इसकी एक कंबाइंड फुटिंग, ये हम इसकी कंबाइंड फुटिंग दे देंगे, तो यहां पे क्या हो गया, ये क्या हो गया आपकी, दिस विल बी द कंबाइंड फुटिंग। इससे क्या हुआ, इससे आपका जो एरिया है, यानी कि इसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो when the end column is near the property line so that the footing cannot be spread in the direction, ठीक है, जब फुटिंग जो है स्प्रेड नहीं हो पाई है तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें जो है कंबाइंड फुटिंग यहां पे प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है एक कंबाइंड फुटिंग में भी रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर फुटिंग तब होगी जब दोनों कॉलम्स पे जो है बराबर लोड होगा, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग तब होगी जब दोनों कॉलम पे जो है लोड अनइक्वल होगा, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर यूनिफॉर्मली अंडर द फुटिंग, यानी कि फुटिंग पे प्रॉपर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो है क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये कंबाइंड फुटिंग किस तरीके से डिजाइन करी जाती है ये इस स्टेप में आपको पता चलेगा। अब ये इस तरीके से डिजाइन करी जाती है कंबाइंड फुटिंग, जैसे कि मान लिया आपका ये कंबाइंड फुटिंग है, ठीक है, मान लिया ये आपकी एक कंबाइंड फुटिंग है, ठीक है, इसमें एक कॉलम तो मान लिया यहां पे आ गया, एक कॉलम आपका यहां पे आ गया। अब इन दोनों कॉलम के ऊपर क्या आएगा, इन दोनों कॉलम के ऊपर लोड आएगा, मान लिया इस कॉलम के ऊपर लोड कितना आ गया, मान लिया हमने इस कॉलम के ऊपर जो लोड है, तो इस कॉलम के ऊपर लोड आया, ठीक है, इस कॉलम के ऊपर जो लोड आया, ऐसे इस कॉलम के ऊपर जो लोड आया, दिस लोड इज F1 एंड दिस लोड इज F2, ठीक है, इन दोनों कॉलम पे जो लोड आया वो ये लोड आया। अब इन दोनों लोड का जो है रिजल्टेंट लोड, ठीक है, इन दोनों लोड का जो रिजल्टेंट लोड होगा वो कहीं बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों लोड का जो रिजल्टेंट लोड होगा, मान लिया दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट, हम यहां पे लिख देते हैं R विल बी द, इट इज द रिजल्टेंट। ये क्या है रिजल्टेंट किसका, F1 एंड F2, ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट जो है, ये जो रिजल्टेंट लोड आया वो क्या होना चाहिए, वो इस
इस फुटिंग के सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए। दिस इज द CG ऑफ फुटिंग, दिस इज द CG ऑफ फुटिंग। ठीक है, ये क्या है आपका CG ऑफ फुटिंग है। तो CG ऑफ फुटिंग और CG ऑफ टू लोड्स, दोनों लोड का CG और फुटिंग का CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कंबाइन, यानी कि एक ही जगह पे होने चाहिए दोनों के CG। ठीक है, आपके दोनों लोड्स के CG और जो फुटिंग का CG है वो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करने चाहिए। इस तरीके से डिजाइन होती है। CG का मतलब क्या है? CG का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG का मतलब क्या है? CG का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि दोनों लोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, रिजल्टेंट लोड जहां से पास करेगा वो पॉइंट, और जो इस आपका जो ये फुटिंग है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होनी चाहिए? दोनों कंसाइड करनी चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा है? द CG ऑफ द फुटिंग एरिया शुड कंसाइड विद द CG ऑफ द कंबाइंड लोड ऑफ द टू कॉलम्स, यानी कि दोनों लोड के CG कंसाइड करना चाहिए किसके साथ? फुटिंग के CG के साथ। अब इसमें लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले किस पे आएगा? वही सेम रहेगा, कॉलम पे आएगा, कॉलम पे लोड आएगा, फिर उसके बाद किस पे जाएगा? कंबाइंड फुटिंग पे जाएगा, कंबाइंड फुटिंग पे जाएगा, और फिर कहां जाएगा? फिर सब सॉइल में जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब स्ट्रैप फुटिंग क्या है? ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग इस तरह की आपकी ये जो है स्ट्रैप फुटिंग होती है। इस स्ट्रैप फुटिंग के लिए क्या होगा? इस स्ट्रैप फुटिंग में क्या होगा? दो कॉलम होंगे। ये दो कॉलम भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कॉलम्स की जो आपकी जो डिस्टेंस है जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब बहुत कम डिस्टेंस हो गई थी तब हमने कंबाइंड फुटिंग दे दी थी। जब बहुत ज्यादा फुटिंग की डिस्टेंस, जब दो कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पे कंबाइंड फुटिंग देना जो है वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो यहां पे क्या देते हैं उस टाइम पे? हम यहां पे उस टाइम पे हम देते हैं क्या? स्ट्रैप फुटिंग। हम इन दोनों फुटिंग्स की, इन दोनों कॉलम की जो आइसोलेटेड फुटिंग है, दिस इज द आइसोलेटेड फुटिंग, दिस इज द आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, ये आपकी आइसोलेटेड फुटिंग है, ऐसे ये भी आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड है। इन दोनों को हम एक स्ट्रैप बीम से जोड़ देते हैं। दिस विल बी द स्ट्रैप बीम, स्ट्रैप बीम। जब हम दोनों को, दो कॉलम की जो कि बहुत दूर दूर हैं, दोनों कॉलम की जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसको एक स्ट्रैप बीम से जोड़ दें तो ऐसी फुटिंग क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रैप फुटिंग कहलाती है। तो यहां पे देखते हैं, when two or more column, when two or more isolated column footing is connected by a single beam कौन सी? स्ट्रैप बीम। ठीक है, सिंगल बीम, that footing is called the strap footing. These type of footing is provided when the distance between the columns are large. जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी उस टाइम पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। दिस स्ट्रैप बीम डज नॉट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। अब ये जो स्ट्रैप बीम है नीचे की साइड, इसमें जो है स्पेस लग बचा रहता है। यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे क्या होता है? नीचे की साइड क्या होता है? नीचे की साइड यहाँ पे स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्पेस होता है। नीचे की साइड जो है ये बिल्कुल सॉइल से टच नहीं होती है वाली बीम। ठीक है, तो जब ये टच नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये वाली बीम जो है खुद जो है सॉइल पे लोड ट्रांसफर नहीं करती है। बीम जो है लोड सॉइल पे ट्रांसफर नहीं करती है। कौन ट्रांसफर करता है? आइसोलेटेड फुटिंग ही ट्रांसफर करती है। बीम सिर्फ इन दोनों फुटिंग को कनेक्ट करती है, लोड ट्रांसफर नहीं करती है। तो दिस स्ट्रैप बीम डज नॉट रिमेन इन कांटेक्ट विद द सॉइल। ये सॉइल के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती है। एंड डज नॉट ट्रांसफर दिस बीम डज नॉट ट्रांसफर एनी प्रेशर टू दी सॉइल। ठीक है, अब इसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होगा? पहले लोड कॉलम पे आएगा, फिर कॉलम से लोड किस पे जाएगा? फुटिंग पे जाएगा, और फुटिंग से फिर दोबारा किस में आ जाएगा? आपका जो है आपका सबसॉइल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? स्ट्रैप फुटिंग हो गई। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस फुटिंग। अब कॉन्टिन्यूअस फुटिंग क्या है? जब कई सारे कॉलम जो हैं, हम जो है कई सारे कॉलम को जो है एक नीचे से कंबाइंड फुटिंग से जो जोड़ दें। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपका इस तरीके से, मान लिया आप एक स्लैब बना दो। दिस इज द स्लैब। ये क्या है? आपकी स्लैब है। कौन सी स्लैब है? कंक्रीट स्लैब है। और इसमें कई सारे कॉलम आ जाएं। ठीक है, इसमें कई सारे कॉलम आ जाएं। ठीक है, एक कॉलम आपका ये आ गया, एक कॉलम ये आ गया, एक कॉलम ये आ गया, एक कॉलम ये आ गया। ये सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम आपका ये आ गया। ठीक है, तो जब इन सब को हम क्या कर दिया, हमने क्या किया? इसको एक जो है स्लैब से जोड़ दिया।
ठीक है, तो ये फुटिंग आपकी क्या क्या कहलाएगी, कॉन्टिन्यूअस फुटिंग कहलाएगी। ठीक है, इन द सिंगल कंटिन्यूअस आरसीसी स्लैब, ये कैसी स्लैब है, आरसीसी स्लैब है, कैसी स्लैब है, आरसीसी स्लैब है, इज प्रोवाइडेड एज फाउंडेशन फॉर मोर देन 2 कॉलम्स इन अ रो। एक रो में जब 2 से ज्यादा कॉलम्स आ जाते हैं तो उनको हम एक आरसीसी स्लैब से जो है जोड़ देते हैं, तो ऐसी फुटिंग आपकी कैसी फुटिंग कहलाती है, कंटिन्यूअस फुटिंग कहलाती है। द रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम्स, अब यहां पे भी इसको डिजाइन करने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, एक लोड इस पे क्या आएगा, W1 आ गया, इस पे W2 आ गया, इस पे W3 आ गया, इस पे W4 आ गया। अब इन सारे फोर्स का, इन सारे लोड का जो सीजी है, इन सारे लोड का जो सीजी है वो मान लिया यहां पे आ गया। ठीक है, वो मान लिया कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। दिस विल बी द W, ये आपका W हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल W हो गया। इन सब लोड का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, W है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या करना चाहिए, वो आपके इसके CG से, किसके CG से, ये CG किसका है, CG ऑफ स्लैब, स्लैब के CG से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट हो गया। रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम लोड्स W1 W2 W3 कितना है रिजल्टेंट, W। ठीक है, मस्ट पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द फुटिंग, फुटिंग के सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन क्या है, राफ्ट फाउंडेशन के अंदर देखते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, एक तरह की मैट फाउंडेशन हुई, राफ्ट फाउंडेशन बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मैट फाउंडेशन क्या होती है, तो मैट फाउंडेशन भी सेम ही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉलम्स आपके एक एरे के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ये एरे है। पहले ये रो और कॉलम के फॉर्म में जो कॉलम्स हैं वो अरेंज रहेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया कॉलम। ठीक है, दिस इज 1 कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 कॉलम है। और इन टोटल 9 कॉलम को हमने एक सिंगल फुटिंग से, ठीक है, एक सिंगल बड़ी फुटिंग से, बहुत बड़ी फुटिंग होती है, उस फुटिंग से हमने इन कॉलम्स को जोड़ दिया। तो ऐसी फुटिंग क्या कहलाती है, राफ्ट फुटिंग। अगर इसको 3D में आप देखो तो दिस विल बी द 3D व्यू, ये इसका क्या होगा, 3D व्यू होगा। ठीक है, तो राफ्ट फुटिंग, राफ्ट इज कंबाइंड फुटिंग, ये भी एक तरीके क्या है, कंबाइंड फुटिंग ही है। ठीक है, इट कवर्स द एंटायर एरिया, एक तो सारा एरिया जो है कवर कर लेती है। ठीक है, बिलो दी स्ट्रक्चर इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, ये इन केसेस के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। कौन कौन से केसेस हैं, सबसे पहले तो द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जब कम होती है उस टाइम पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, राफ्ट फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट केस ये है कि जब बहुत सारी आपकी आइसोलेटेड फुटिंग आ जाए और वो इतना एरिया कवर कर लें कि जो पूरा एरिया है उसके हाफ से भी ज्यादा आप जो है, जो आइसोलेटेड फुटिंग थी उन्होंने कवर कर लिया। यानी कि जैसे मान लिया आइसोलेटेड फुटिंग अगर मान लिया इसकी हो, ठीक है, मान लीजिए आइसोलेटेड फुटिंग हम इसके इस कॉलम की जो है आइसोलेटेड फुटिंग बनाए, तो ये आ गई, फिर इसकी ये आ गई आइसोलेटेड फुटिंग, फिर इसकी ये आ गई, फिर इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई, इसकी ये वाली आ गई, इसकी आइसोलेटेड फुटिंग ये आ गई। तो ये सारी आइसोलेटेड, इन कॉलम्स की आइसोलेटेड फुटिंग है। अब अगर मैं इन सारी आइसोलेटेड फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करूं, ये पूरा मैं एरिया कैलकुलेट करूं, ठीक है, ये जो मैं पूरा एरिया कैलकुलेट करूं इसका, ये पूरा एरिया जो है इस पूरे एरिया के हाफ से भी ज्यादा है। ठीक है, जो पूरा अंदर मैंने जो एरिया कैलकुलेट किया है, ये एरिया जो है इस पूरे एरिया के हाफ से भी ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको उठा के पूरा ही पूरा डिजाइन कर देते हैं, यानी कि इसको अलग अलग न बना के पूरी एक फाउंडेशन दे देते हैं जो कि आपकी राफ्ट फाउंडेशन कहलाती है। तो नेक्स्ट इसका केस पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड फुटिंग कवर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड फुटिंग कवर्स मोर देन हाफ एरिया ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जब ये कंस्ट्रक्शन एरिया का हाफ एरिया से भी ज्यादा प्रोवाइड, हाफ एरिया से भी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लें, उस केस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, यहां पे उस केस में हम यहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं, यहां पे राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग्स, अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग्स में देके पूरी एक फाउंडेशन दे देते हैं। जब लोड बहुत ज्यादा आ जाए, सुपर स्ट्रक्चर पे लोड जो है बहुत ज्यादा हैवी लोड आ जाए, यानी कि 21 माले की बिल्डिंग, 50 माले की बिल्डिंग, 60 माले की बिल्डिंग, तो ऐसी अगर बिल्डिंग्स आए जिसकी हाइट जो है बहुत ज्यादा है, तो उस केस में लोड ज्यादा आ जाएगा। उस केस में नीचे आइसोलेटेड फुटिंग तो दे ही नहीं सकते हैं, उस केस में नीचे जो है आपकी राफ्ट फाउंडेशन ही चलेगी। सॉइल टेंड्स टू कॉज डिफरेंशियल सेटलमेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब कि जब एक बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद अगर मान लिया आपने आइसोलेटेड अलग अलग फुटिंग दे रखी है हर एक कॉलम की, तो एक कॉलम मान लिया सेटल किया, अगर एक कॉलम सेटल किया, क्योंकि लोड पड़ेगा, जब लोड पड़ेगा तो सेटलमेंट होगा, तो जब एक कॉलम सेटल करेगा तो
इस वाले कॉलम ने तो सेटलमेंट करा नहीं, मगर ये वाला कॉलम सेटल कर गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर दूसरा कॉलम सेटल कर गया फिर क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि सारे के सारे कॉलम्स एक साथ सेटल नहीं करेंगे, सारी की सारी फुटिंग्स जो है वो एक साथ नहीं सेटल करेंगी, तो डिफरेंशियल सेटलिंग हो जाएगी, यानी कि एक जगह सेटलिंग है, एक जगह सेटलिंग नहीं है। तो जब डिफरेंशियल सेटलिंग हो जाएगी तो जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या 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 करते हैं, डिफरेंशियल सेटलिंग को रोकने के लिए, यानी कि अलग अलग सेटलिंग को रोकने के लिए हम प्रोवाइड कर देते हैं क्या, एक कंबाइंड फुटिंग विच इज राफ्ट। ठीक है, एक हमने पूरी एक राफ्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब जो है इसमें डिफरेंशियल सेटलिंग नहीं हो सकती है, अब सेटलमेंट होगा तो सारा एक साथ ही होगा, और जब सारा एक साथ सेटलमेंट होगा तो क्रैक आने के चांसेस होंगे ही नहीं। ठीक है, मगर जब इधर का ज्यादा सेटलमेंट हो जाएगा, इधर का कम सेटलमेंट होगा, तो उस टाइम बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है बिल्डिंग्स के अंदर जो क्रैक आते हैं, सिर्फ यही डिफरेंशियल सेटलिंग ही कारण है उसका क्रैक्स आने का। नेक्स्ट इज डी फाउंडेशन। अब डी फाउंडेशन क्या है चीज है, डी फाउंडेशन जो है, अभी पहले हमने शैलो फाउंडेशन पढ़ा था, शैलो फाउंडेशन में हमने कहा था कि जो विड्थ है वो डेप्थ से बहुत ज्यादा होगी तो शैलो फाउंडेशन होगा। मगर डी फाउंडेशन क्या है, जब आपकी जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी और विड्थ आपकी बहुत कम होगी फाउंडेशन की, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी हमें डी फाउंडेशन वहां पे दी जाएगी। ठीक है, डी फाउंडेशन, द डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ। यहां पे क्या होगा, जो डेप्थ है, वो ज्यादा होगी और विड्थ क्या होगी, कम होगी। इस केस में क्या होगा, आपकी डेप्थ ज्यादा होगी और विड्थ कम होगी। दिस फाउंडेशन ट्रांसमिट द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द स्ट्रॉन्ग सॉइल बेड। अब यहां पे जो है हम लोड ट्रांसफर कहां पे होगा, डायरेक्ट सबसॉइल में लोड ट्रांसफर तो होगा, मगर सबसॉइल ऐसी होनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा हो, वो आपका एक रॉक बेड हो। यानी कि हम तब तक, मान लिया आपकी, हम इसमें पाइल फाउंडेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, तो मान लिया ये आपकी ग्राउंड है। ठीक है, ये आपकी ग्राउंड है और इस ग्राउंड में हम क्या करेंगे, पाइल डालेंगे। ठीक है, इस ग्राउंड में क्या डालेंगे, हम पाइल डालेंगे। ठीक है, ये पाइल डालेंगे जो कि एक डीप फाउंडेशन है। दिस पाइल इज अ डीप फाउंडेशन। पाइल क्या है ये, दिस पाइल इज द डीप फाउंडेशन। ठीक है, ये पाइल क्या है, आपकी डीप फाउंडेशन है। यहां पे हमने क्या डाला, पाइल डाल दिया जो कि एक डीप फाउंडेशन है। ठीक है, ये आपकी डीप फाउंडेशन है। अब इस पाइल की लेंथ अब तब तक लेके जाएंगे अंदर तक। ठीक है, इसको हम जमीन के अंदर तब तक धसाएंगे। ठीक है, तब तक इसको अंदर की साइड लेते जाएंगे जब तक कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा ना मिले, जब तक कि हमें नीचे एक जो है रॉक बेड ना मिले। मान लिया इतने अंदर तक हमने धसाया कि यहां पे जो है एक स्ट्रॉन्ग बेड आ गया, यानी कि यहां पे एक रॉक आ गई। यहां पे क्या आ गई, दिस इज द रॉक। ये क्या आ गई, रॉक आ गई। यहां पे एक रॉक आ गई। तो अब इसको जो इसका सेटलमेंट, इसको जो हमने अंदर एम्बेड किया है, सिर्फ इसके रॉक आने तक यहां पे इसको रोक देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, रॉक तो जो है फर्म ग्राउंड है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सरफेस है, यहां पे इसको हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे और अब इस पे लोड डालना स्टार्ट करेंगे। जो स्ट्रक्चर बनेगा इस पाइल के ऊपर बनेगा, एक सिंगल पाइल के लिए के ऊपर नहीं बनेगा, बहुत सारी पाइल्स डालेंगे, यानी कि यहां पे एक और पाइल्स, यानी कि पाइल का एक पूरा मैट बना देंगे। यानी कि एक पाइल मान लिया मैंने यहां पे डाल दी, ठीक है, फिर एक पाइल हम कहां डाल दी, हमने यहां पे डाल दी, फिर ऐसे ही पाइल हमने यहां पे डाल दी, तो पूरा एक मैट बन जाएगा पाइल का और उसके ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो लोड आएगा वो कौन बियर करेगा, वो डायरेक्टली कहां पे जाएगा, इस जो फर्म ग्राउंड है वहां पे लोड जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से जो है, ये जो रॉक है, क्योंकि इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोड बियर कर सकता है, तो बहुत हैवी स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर, इन पाइल्स के ऊपर बन सकता है। तो ये पाइल फाउंडेशन कैसी होती है, डीप फाउंडेशन होती है। These are used when the load bearing capacity of the soil is very less। यानी कि जो ऊपर की सॉइल है, यानी कि जो ऊपर की सॉइल थी ये वाली, यानी कि जो ऊपर वाली सॉइल थी, ये वाली सॉइल, इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, मगर हम जब नीचे चले गए तो जब हार्ड सरफेस आपको मिली तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम पाइल को तब तक धसाएंगे जमीन के अंदर जब तक कि वो रॉक सरफेस को अचीव ना कर ले। ठीक है, रॉक की सरफेस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ए डीप फाउंडेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, ये तीन तरह की होती है। नंबर 1 पाइल फाउंडेशन, नंबर 2 पियर फाउंडेशन, और नंबर सी थर्ड जो होती है आपकी, वो होती है वेल फाउंडेशन। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं, अच्छा पाइल कैसी होती है देख लेते हैं हम। पाइल किस तरह की होती है, पाइल आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है,
ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होगी और आरसीसी पाइल होगी। आरसीसी पाइल भी हो सकती है और ये सिंपल जो है प्लेन कंक्रीट पाइल भी हो सकती है, ये आपकी टिम्बर पाइल भी हो सकती है, आपकी स्टील पाइल भी हो सकती है। ये कैसी, मगर ये होगी कैसी, ये होगी आपकी सिलेंड्रिकल, इस तरीके से सिलेंड्रिकल पाइल होगी और इसको हम जमीन के अंदर धसाते चले जाएंगे। ठीक है, पियर फाउंडेशन किस तरीके से होगी, आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। वेल फाउंडेशन कैसी होगी, ये आपकी सर्कुलर फॉर्म में होगी और वेल की शेप में होगी। ठीक है, ये आपकी सर्कल की फॉर्म में होगी, हॉलो सर्कल। ये कैसा सर्कल होगा आपका, हॉलो सिलेंडर होगा। ये कैसा सिलेंडर है आपका, हॉलो सिलेंडर। ये कैसा सिलेंडर है आपका, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, यहां पे ये सॉलिड सिलेंडर है। ये कैसा सिलेंडर है आपका, ये आपका हॉलो है, दिस इज हॉलो। ठीक है, ये कैसा होगा आपका, वेल फाउंडेशन हॉलो होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा और नीचे की साइड इसमें कटिंग एज होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये कटिंग एज होती है, इस तरीके से ये हॉलो होगा। ठीक है, ऊपर से खुला होगा और नीचे से भी खुला होगा। ठीक है, तो ये इस फाउंडेशन को हम बोलते हैं वेल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये तीन तरह की आपकी फाउंडेशन हो गई। डी फाउंडेशन, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं पाइल फाउंडेशन। अब पाइल फाउंडेशन क्या है, ए पाइल फाउंडेशन इज टाइप ऑफ अ डीप फाउंडेशन। ये डीप फाउंडेशन है। क्यों डीप फाउंडेशन है ये, क्योंकि इसकी विड्थ देख रहे हो आप, डायमीटर देख रहे हो, जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका, ये जो डायमीटर है, ये तो डायमीटर बहुत छोटा डायमीटर है। ठीक है, ये जो डाया है, इस डाया को मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, मान लिया। ठीक है, ये डाया जो है ये फाई है और ये जो फाई डायमीटर है, दिस विल बी द वेरी वेरी स्मॉल देन द डेप्थ। कौन सी डेप्थ, जो हमने ये डेप्थ इसकी बनाई, ये वाली डेप्थ। ठीक है, इस डेप्थ से तो ये बहुत बहुत कम है इसका डायमीटर, जो कि विड्थ हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन की विड्थ क्या है, पाई विड्थ है, जो कि इसकी डेप्थ से बहुत बहुत छोटी है। तो इसलिए जो पाइल फाउंडेशन है वो क्या हो गई आपकी, डीप फाउंडेशन हो गई। इसी तरीके से पियर फाउंडेशन होता है, इसी तरीके से आपका वेल फाउंडेशन होता है। ठीक है, वेल का जो डायमीटर होता है, ये जो वेल का डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर भी बहुत छोटा होता है। किससे, जिसकी डेप्थ जो अंदर की साइड जाता है, जमीन के अंदर की साइड, तो वो डेप्थ से ये डायमीटर बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये वाली फाउंडेशन भी कैसे कहलाएगी, आपकी डीप फाउंडेशन कहलाएगी। तो अब हम पाइल फाउंडेशन पढ़ते हैं। ए पाइल फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन दैट यूज लॉन्ग कॉलम्स ऑफ कंक्रीट। ये कैसे कॉलम्स हैं, लॉन्ग कॉलम्स हैं। ठीक है, लॉन्ग कॉलम्स हैं कंक्रीट के, सॉलिड सिलेंडर टाइप हैं। ठीक है, ये स्टील की भी हो सकती है, ये टिम्बर की भी हो सकती है। ड्रिवन इनटू द ग्राउंड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, ये ग्राउंड के अंदर डाली जाती है और स्ट्रक्चर को, जो ऊपर बनने वाला स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, इट ट्रांसफर लोड टू द डीपर और मोर स्टेबल सॉइल लेयर या फिर रॉक स्ट्राटा। तो ये हम क्या करते, ये क्या करती है सॉइल, ये जो आपकी पाइल है ये अंदर तक जाती है। कब तक अंदर तक जाएगी, जब तक कि इसको जो है सॉइल स्ट्राटा, जो हार्ड स्ट्राटा है, रॉक स्ट्राटा है, वो ना मिल जाए। ठीक है, हार्ड सॉइल ना मिल जाए। ठीक है, ये कैसी सॉइल है, दिस इज द हार्ड सॉइल। ठीक है, जब इसको हार्ड सॉइल स्ट्राटा ना मिल जाए तब तक ये अंदर तक जो है जाएगी और लोड ट्रांसफर कहां करेगी, लोड ट्रांसफर जो है ये रॉक स्ट्राटा, यानी कि जो हार्ड स्ट्राटा है वहां पे लोड ट्रांसफर करेगी, ऊपर वाली सॉइल पे लोड ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, तो रॉक स्ट्राटा पे लोड ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो पाइल्स हैं, इस तरीके से ये पाइल्स जो है अंदर लगी रहती हैं। 4 पाइल्स हैं। ठीक है, ये 4 पाइल्स हैं, एक ये वाली पाइल है, ठीक है, एक ये वाली पाइल है, एक इसके पीछे होगी, एक ये वाली पाइल इसके पीछे होगी। 4 पाइल हैं। ऊपर की साइड इसको क्या करते हैं, पाइल कैप देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, पूरा एक कैप से, यानी कि एक पूरी जो है, इसको जो है हम एक स्लैब बना देते हैं, जो जिसको हम क्या कहते हैं, पाइल कैप बोलते हैं। और पाइल कैप के ऊपर आरसीसी कॉलम स्टार्ट होता है, यानी कि यहां पे कॉलम स्टार्ट होता है आपका, दिस विल बी द आरसीसी कॉलम। ठीक है, यानी कि जो आरसीसी कॉलम बनेगा, जो बिल्डिंग का कॉलम बनेगा, वो इस पाइल कैप के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये पाइल्स जो है, नीचे की साइड पाइल्स हैं। तो इस तरीके से इस फिगर में देखो, ये पाइल है, ये पाइल है, ये पाइल है, ये पाइल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, दिस विल बी द पाइल कैप, ये आपकी पाइल कैप हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर आरसीसी कॉलम बनना स्टार्ट हुआ। इसका जो 3D व्यू है इस तरीके से है, ये पाइल्स हैं, दीज आर पाइल्स, ये पाइल कैप हो गई, दिस इज पाइल कैप, ये आपकी पाइल कैप, और इसके ऊपर आरसीसी कॉलम स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि अब जो कॉलम है, फिर एक कॉलम उधर की साइड होगा, फिर उसके ऊपर स्लैब डाल देंगे, एक कमरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, पाइल फाउंडेशन हो गई। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कहां पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हेन द लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज लेस, जब ऊपर की सॉइल की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम है, उस केस में हम क्या करते हैं, पाइल को नीचे तक गाड़ते हैं, और पाइल कहां पे लोड ट्रांसफर करती है, नीचे वाली जो हार्ड सरफेस है वहां पे लोड ट्रांसफर करती है।
व्हेन द सुपर स्ट्रक्चर इज हैवी, यानी कि जो भी आपकी जो पहले वाली जो राफ्ट फाउंडेशन पड़ी थी उसकी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेट होती हैं, ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे मेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसिव सॉइल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सपेंसिव सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर पानी आने पर वो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती है, ठीक है। और जब पानी चला जाता है, जब पानी उसके अंदर से निकल जाता है, फिर वो अपना वॉल्यूम श्रिंक कर लेती है। तो स्वेलिंग सॉइल ऐसी होती है जो पानी के आने पर अपना वॉल्यूम बढ़ा ले और पानी के जाने पर अपना वॉल्यूम घटा ले, ठीक है। तो ऐसी सॉइल को हम एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं या फिर श्रिंकेज सॉइल बोलते हैं। और ऐसी सॉइल होती है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसको हम एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं। तो जब एक्सपेंसिव सॉइल होती है वो क्या होती है, वो हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ही हानिकारक सॉइल होती है, क्योंकि जब वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी तो वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब वो अपना वॉल्यूम कम करेगी तब फिर दोबारा से क्रैक आएंगे। तो ऐसी सॉइल जब होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, पाइल फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। वाटर लॉग साइट, जब साइट पे जो है बहुत सारा पानी आ सकता हो, ठीक है, वाटर लॉग साइट यानी कि पानी आने की संभावना ज्यादा रहे, तो उस टाइम पे वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं हम, पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करी जाती है। अब इसके कितने टाइप हो सकते हैं, इसके जो है ये पाइल जो है 3 तरह की हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर के बेसिस पे, कैसे, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर, ठीक है। लोड ट्रांसफर के बेसिस पे पाइल 3 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले एंड बियरिंग पाइल्स। एंड बियरिंग पाइल्स कैसी होंगी, ये आपकी एंड बियरिंग पाइल्स हैं, ठीक है। इस तरह की ये पाइल जो है ये आपकी इस तरीके से, ये पाइल आपकी एंड बियरिंग पाइल है। एंड बियरिंग पाइल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर मान लिया आपका ये लोड आया, ठीक है, इसके ऊपर मान लिया हमारे पास डब्ल्यू लोड आया। ये लोड जो है इस एंड से, ये क्या है, ये एंड है, ठीक है, ये पाइल का एंड है। इस एंड से लोड ट्रांसफर हुआ कहां पे, इस एंड से जो लोड ट्रांसफर हुआ कहां पे हुआ, सॉइल स्ट्राटा में हुआ, जो हार्ड स्ट्राटा था। दिस इज हार्ड स्ट्राटा, हार्ड स्ट्राटा। जो आपका हार्ड स्ट्राटा है, रॉक सरफेस है, रॉक सरफेस, रॉक सरफेस, ठीक है। ये पाइल जो है इस एंड से, ये जो इसका नीचे वाली टिप है, इस टिप से हार्ड स्ट्राटा पे लोड ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंड बियरिंग पाइल, ठीक है। ये पाइल कैसी कहलाएगी आपकी, एंड बियरिंग पाइल होगी। तो लोड इज सपोर्टेड बाय द टिप ऑफ द पाइल रेस्टिंग ऑन द हार्ड लेयर लाइक रॉक और डेंस सॉइल लेयर, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी पाइल होगी, एंड बियरिंग पाइल होगी। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन पाइल। अब फ्रिक्शन पाइल में जो लोड ट्रांसफर होगा वो नीचे हार्ड स्ट्राटा में नहीं होगा, ठीक है। यहां ये हार्ड स्ट्राटा में लोड ट्रांसफर नहीं होगा। ये कैसा ट्रांसफर, ये लोड ट्रांसफर कैसे होगा, ये जो आसपास की पाइल के जो आसपास की जो सॉइल है उसमें लोड ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू फ्रिक्शन, ठीक है। कैसे, यहां पे जो पाइल है वो किस तरीके से होगी, सिलिंड्रिकल पाइल ही होगी, सिलिंड्रिकल पाइल ही होगी। मगर ये अब ये लोड जो ट्रांसफर हो रहा है वो हार्ड स्ट्राटा में ना होके, कैसे, लोड इसके ऊपर भी आया W, मान लिया इसके ऊपर भी लोड कितना आ गया W, दिस लोड इज W, ठीक है। अब ये जो लोड ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ तो सॉइल है ही, यहां पे भी तो सॉइल है, ये भी तो सॉइल है, ठीक है, ये भी तो सॉइल है, ऐसे ही यहां पे इसके चारों तरफ भी सॉइल है, इसके चारों तरफ भी सॉइल है, ठीक है, इसके चारों तरफ भी सॉइल है। तो क्या होगा, क्या होगा कि ये लोड यहां पे आया, तो लोड के आने की वजह से ये पाइल जो है नीचे की साइड धंसना स्टार्ट करेगी। मगर ये जो इसकी चारों तरफ की सरफेस है, यानी कि इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि नीचे की साइड जाना चाह रही है, ये नीचे की साइड जाना चाह रही है, और ये सराउंडिंग सॉइल जो है, जो सराउंडिंग सॉइल है, फ्रिक्शन की मदद से इसको नीचे जाने नहीं देना चाह रही। तो फ्रिक्शन कैसे डेवलप हुआ, ऐसे डेवलप हुआ, ये फ्रिक्शन ऐसे डेवलप हुआ, ठीक है, ये फ्रिक्शन ऐसे डेवलप हुआ, यानी कि लोड ऐसे आया, मगर नीचे की साइड से जो फ्रिक्शन लगा, वो उस फ्रिक्शन ने इस लोड को रोक लिया, यानी कि ये बराबर हो गए। तो क्या हो गया, पाइल वहीं के वहीं रुक गई, ठीक है, अब नीचे नहीं धसेगी पाइल ये, ठीक है। तो लोड ट्रांसफर कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हेल्प से लोड ट्रांसफर हुआ। नीचे की साइड लोड, एंड ने लोड ट्रांसफर नहीं किया, मगर जो सरफेस है उस पे जो जनरेट फ्रिक्शन जो जनरेट हुआ उसने लोड ट्रांसफर किया, किस पे, आसपास की सॉइल पे, ठीक है, वो लोड ट्रांसफर हो गया यहां पे इस तरीके से। तो द लोड इज ट्रांसफर टू द सॉइल अलोंग द एंटायर लेंथ, इसकी पूरी लेंथ के थ्रू ऑफ द पाइल थ्रू द स्किन फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन कहलाता है, दिस इज द स्किन फ्रिक्शन,
दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्किन, ठीक है, ये स्किन फ्रिक्शन है। इस स्किन फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर हुआ, ठीक है। विच इज दी रेजिस्टेंस, अब ये स्किन फ्रिक्शन क्या है, दिस इज दी रेजिस्टेंस, किस किस के बीच का फ्रिक्शन है ये, एक तो सॉइल, जो इसके चारों तरफ की सॉइल है, उस सॉइल और इसका जो मटेरियल है, पाइल का जो मटेरियल है, उनके बीच का जो है क्या है, फ्रिक्शन है। इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन दी पाइल सरफेस, जो पाइल की सरफेस है, एंड दी सराउंडिंग सॉइल, और उसके जो चारों तरफ सॉइल है, उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है। पाइल सरफेस, पाइल की जो सरफेस है, और जो आपकी सॉइल सरफेस है, उनके बीच का जो फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड स्किन फ्रिक्शन। तो स्किन फ्रिक्शन के थ्रू यहां पे क्या हुआ, लोड ट्रांसफर हुआ। अब कंबाइन पाइल कैसी होगी, कंबाइन पाइल ऐसी होगी जो एंड बेयरिंग के थ्रू भी लोड ट्रांसफर करे और स्किन फ्रिक्शन के थ्रू भी लोड ट्रांसफर करे। यानी कि यहां पे अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, यहां पे अगर इसको बनाए हम, तो ये इस तरीके से होगी। यहां पे आपके रॉक स्टार्ट आएगा, दिस इज द रॉक, ठीक है, दिस इज द रॉक, और यहां पे भी लोड क्या आ गया, आपका डब्ल्यू आ गया, और ये आपकी सॉइल हो गई, दिस इज द सॉइल, और यहां पे क्या डेवलप होगा आपका, दिस विल बी द फ्रिक्शन, ये आपका फ्रिक्शन डेवलप हुआ, और यहां पे आपका इस तरीके से यहां पे लोड डेवलप हुआ। तो ये इस एंड से भी लोड ट्रांसफर कर रहा है, यहां से भी लोड ट्रांसफर कर रहा है, और यहां से भी लोड ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ये दोनों तरफ से लोड आपका ट्रांसफर कर रहा है। लोड इज ट्रांसफर टू दी पाइल टिप, पाइल टिप से भी लोड ट्रांसफर होगा और फ्रिक्शन से भी लोड ट्रांसफर होगा। कौन सा फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन सराउंडिंग बाय द सॉइल एंड द पाइल सरफेस, यानी कि कौन सा फ्रिक्शन, जो कि आपकी सॉइल और आपकी सराउंडिंग पाइल सरफेस और सराउंडिंग सॉइल सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, उसके थ्रू लोड ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज पियर फाउंडेशन। ये पियर फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पियर फाउंडेशन का इस्तेमाल भी हम तभी करते हैं जब आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। जो आपकी पाइल फाउंडेशन है वो भी ब्लैक कॉटन सॉइल में इस्तेमाल हो सकती है, और जो आपकी पियर फाउंडेशन है ये भी आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल में जो है इस्तेमाल हो सकती है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा भी आया था कि ब्लैक कॉटन सॉइल में किस तरह की आप फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक कॉटन सॉइल में हम जो राफ्ट फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वहां पे जो है पाइल फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे हम जो है ये पियर फाउंडेशन भी वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पियर फाउंडेशन क्या है, पियर आर डग एट रेगुलर इंटरवल एंड फिल्ड विद सीमेंट। अब इसमें क्या है, एक पियर हमने यहां पे बनाया, एक पियर का मतलब एक रेक्टेंगुलर गड्ढा, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हमने गड्ढा बना दिया, यहां पे भी एक रेक्टेंगुलर गड्ढा बना दिया। रेगुलर इंटरवल पे मान लिया हमें वॉल बनानी है, मान लिया हमें एक दीवार बनानी है, तो उस दीवार की फाउंडेशन देने के लिए क्या करेंगे, जमीन में एक गड्ढे बनाएंगे। तो एक गड्ढा हमने ये बनाया, ठीक है, एक गड्ढा हमने ये बनाया, इन दोनों गड्ढों को, ऐसे गड्ढे आगे बनते चले जाएंगे, ठीक है, इन दोनों गड्ढों को हमने कंक्रीट से भर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया यहां पे, इसमें पूरे में कंक्रीट कर दिया। ये क्या कर दिया हमने, कंक्रीट कर दिया यहां पे, ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, कंक्रीट से भर दिया, कंक्रीट से भर दिया इन दोनों गड्ढों को हमने, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम आर्च बनाएंगे, मैसनरी आर्च। ये क्या है आपकी, दिस इज द मैसनरी आर्च, दिस इज द मैसनरी आर्च। ये हमने क्या बना दिया, इसमें मैसनरी आर्च बना दिया। तो यहां पे आपको लिख रहा है दिस इज द आर्च, ठीक है, हमने दिस इज द मैसनरी आर्च। तो ये हमने मैसनरी आर्च बना दिया। अब इस मैसनरी आर्च का पर्पस क्या है कि यहां पे आपकी सॉइल थी, ये आपकी सॉइल थी, इस सॉइल से जो है ये आर्च जो है ऊपर की साइड हो गई, टच नहीं करा, इस आर्च ने इस सॉइल को टच नहीं करा, ठीक है। ऐसे ही इस आर्च ने इस सॉइल को टच नहीं करा। यहां पे क्या है, ये वाला दिस स्पेस इज फ्री स्पेस, दिस इज द फ्री स्पेस, दिस इज द फ्री स्पेस। ये स्पेस कैसा है आपका, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस, तो जब ये फ्री स्पेस है, तो अगर ये बीच की सॉइल फूलती भी है, अगर ये ब्लैक कॉटन सॉइल है जो कि फूल सकती है पानी आने पे, तो अगर ये फूलती भी है तो फूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट में तो है ही नहीं इस आर्च के, ठीक है। तो ये इस फाउंडेशन पे कोई फर्क नहीं डालेगी, यानी कि ऊपर की साइड जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके मूवमेंट होने के लिए स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से फ्री स्पेस रहता है। अब इसके ऊपर हम फिर बीम बनाते हैं, इस आर्च के ऊपर बीम बनाएंगे, दिस इज द बीम, ये क्या होगी आपकी बीम होगी, ठीक है, और बीम के ऊपर दीवार बनाएंगे, ठीक है, जो दीवार बनेगी वो बीम के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो अब अगर स्वेलिंग या श्रिंकेज होगा सॉइल का, अगर वॉल्यूम, सॉइल जो है अपना वॉल्यूम बढ़ाती है, अपना काम करती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में जो है स्पेस है। अगर फूलती है तो फूल जाए, अगर श्रिंक होती है तो श्रिंक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पियर्स आर डग एट रेगुलर इंटरवल्स एंड फिल्ड विद सीमेंट, सीमेंट कंक्रीट से उसको भर देते हैं, ठीक है।
द पियर्स मे बी रेस्ट ऑन स्ट्रॉन्ग बियरिंग स्ट्राटा। जो पियर्स जो होते हैं, अच्छा ये जो स्ट्राटा है, ये जो स्ट्राटा है ये रॉक स्ट्राटा है। दिस इज द रॉक स्ट्राटा, दिस इज द रॉक सरफेस। यानी कि हम गड्ढे इतने करेंगे, इतने गहरे गड्ढे करेंगे ताकि वो एक जो है आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा के ऊपर जाके रेस्ट करे। ठीक है, जो लोड ट्रांसफर हो वो आसपास की सॉइल पे ट्रांसफर ना हो, बिल्कुल नीचे जो रॉक है उस पे ट्रांसफर हो। ठीक है, दीज पियर्स आर टू बी कनेक्टेड बाय कंक्रीट मेसनरी आर्च। ये जो पियर्स हैं इसको हम आर्च से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आर्च से कनेक्ट कर देंगे, विच ऑन ओवर विच वॉल में बी कंस्ट्रक्टेड। उसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, वॉल बनाएंगे। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड ए कंक्रीट बीम में बी प्रोवाइडेड ओवर दी आर्च। अगर जरूरत पड़ती है तो बीच में आप एक बीम भी दे सकते हो, और अगर नहीं बीम दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके ऊपर जो है डायरेक्टली आप वॉल भी बना सकते हो। ठीक है, दी आर्च आर कंस्ट्रक्टेड विद ए गैप ओवर दी ग्राउंड लेवल। यानी कि जो आर्च है उसके बीच में क्या बचता है, आपका गैप बचता है, और ये गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्वेल भी करती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस गैप वुड परमिट फ्री वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑपरेशन। यानी कि अगर स्वेलिंग होती भी है और श्रिंकेज भी होता है तो ये गैप जो है इसको स्वेलिंग होने भी देगा और श्रिंकेज होने भी देगा, और ऊपर के स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेल फाउंडेशन। तो हमने अभी पढ़ ली आपकी कौन सी, हमने अभी पढ़ी पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन के बाद कौन सी फाउंडेशन आती है आपकी, वेल फाउंडेशन आती है। वेल फाउंडेशन में क्या होता है, एक कुआं होता है। ठीक है, एक कुआं होता है जो कि ऊपर की साइड से खुला रहता है और नीचे की साइड से भी खुला रहता है। जो ऊपर की साइड होती है वो आपकी एक रेगुलर जो है रेगुलर जो है आपका सर्कुलर सरफेस होगी। ठीक है, हॉलो सरफेस रेगुलर सरफेस होगी, मगर नीचे की जो सरफेस होगी वो कटिंग एज होगी। इस तरीके से कुआं होगा ये आपका। ठीक है, ये कुआं किस तरीके से होगा, ये कुआं कुछ इस टाइप से होगा। ऊपर की साइड से इस तरीके से हॉलो सरफेस से होगी, और जो ये इसकी नीचे की साइड से इसकी एक एज होगी, ये इस तरीके से कटिंग एज होगी। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, ये कटिंग एज होगी। तो इस बहुत बड़ा कुआं होता है, इसका डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इस कुएं को जो है हम नीचे की साइड धंसाते चले जाते हैं। ठीक है, अंदर की साइड डालते चले जाते हैं, धरती के अंदर डालते चले जाते हैं, और फिर इसके ऊपर कॉलम बनाते हैं। ये इसके ऊपर कॉलम बनता है। ठीक है, जो बिल्डिंग कॉलम बनेगा, जो बिल्डिंग का कॉलम बनेगा इस वेल के ऊपर बनेगा। दिस इज द कॉलम। ठीक है, दिस इज द कॉलम। ठीक है, किसके ऊपर बना, ये वेल के ऊपर बना। ये वेल था, दिस इज द वेल, दिस इज दी वेल, और वेल के ऊपर कॉलम बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये वेल इस तरीके से होता है कि ऊपर की साइड ये तो क्या है, वेल का कैप हो गया। दिस इज द कैप ऑफ द वेल, कैप ऑफ वेल। ठीक है, ये तो वेल की कैप है, और वेल की कैप के ऊपर कॉलम बनना स्टार्ट हुआ। यहां बीच में सैंड भर देते हैं, यहां पे क्या भर देते हैं हम, सैंड भर देते हैं। ठीक है, और नीचे की साइड इसमें कंक्रीट प्लग दे देते हैं। ये कैसा है, कंक्रीट प्लग। ठीक है, यहां से इसको पूरे कंक्रीट से भर देते हैं। ठीक है, यहां पे सैंड भर दिया, यहां पे इसको कंक्रीट से प्लग कर दिया, और ये पूरा कंक्रीट का बना रहता है। ठीक है, तो ए वेल फाउंडेशन ऑल्सो नोन एज कैशन, इसको कैशन फाउंडेशन भी बोलते हैं, इज अ डीप फाउंडेशन सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस एंड डैम। और ये ब्रिजेस और डैम के अंदर जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जितने भी आपने मेट्रो के पिलर्स देखे होंगे, या फिर जो है ऐसे पिलर जो कि नदी के अंदर या फिर कैनाल के अंदर बनते हैं, तो उसमें चारों तरफ हमने जो दी होती है वो वेल फाउंडेशन दी होती है। तो वेल फाउंडेशन देने का फायदा ये होता है कि अब मान लिया हमने जो है नदी के अंदर जो है पिलर बनाना है, तो पहले हम वेल डाल देते हैं उसके अंदर। वेल डालने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर से सारा पानी जो है बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि वेल तो नीचे चला जाएगा धरती के अंदर, तो पानी जो है आप आराम से बाहर निकाल सकते हो। और फिर उसके ऊपर आप ढक्कन लगा के, और उसके ऊपर क्या करोगे, कंक्रीट का ढक्कन लगाओगे, और उसके ऊपर जो है पियर जो है बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, वेल फाउंडेशन हो गई। इट इन्वॉल्व सिंकिंग, इसके क्या करते हैं, इसमें सिंक होता है। क्या नीचे की साइड सिंक होगा, ये वेल क्या होगा, नीचे की साइड सिंक होगा। कैसे सिंक होगा, क्योंकि ये तो आपकी ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है आपकी, दिस विल बी द ग्राउंड सरफेस, ये क्या है आपकी ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ये क्या है आपकी ग्राउंड सरफेस। ठीक है, और ग्राउंड सरफेस पे हम इस वेल को रख देंगे और इसके ऊपर लोड डाल देंगे वेल के ऊपर, तो धीरे 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 नीचे नीचे सेटल होता चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका वेल फाउंडेशन हो गया। इट इन्वॉल्व सिंकिंग लार्ज होलो कंक्रीट बॉक्स। ये क्या है आपका लार्ज होलो कंक्रीट बॉक्स है, जो कि ऊपर की साइड से भी खुला रहता है और नीचे की साइड से भी खुला रहता है। ड्यूरिंग सिंकिंग,
जब तक ये सिंक हो रहा है नीचे की साइड जा रहा है तब तक ये ऊपर की साइड से भी खुला है, नीचे की साइड से भी खुला है। मगर जैसे ही ये प्रॉपर्ली सिंक हो जाएगा उस टाइम पे क्या करेंगे, हम नीचे की साइड पे कंक्रीट भर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, फिर सैंड भर देंगे और ऊपर की साइड से इसको पाइल कैप्स वो वेल कैप से ढक देंगे और इसके ऊपर कॉलम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व सिंकिंग लार्ज होलो कंक्रीट बॉक्स इनटू द ग्राउंड टू ट्रांसफर लोड टू द डीपर स्ट्रॉन्गर सॉइल बेडरॉक। और तब तक इसको नीचे की साइड धसाते रहेंगे तब तक कि यहां पे जो है आपका रॉक हमें ना मिल जाए। ठीक है, यहां पे रॉक स्ट्राटा हमें ना मिल जाए। दिस मासिव स्ट्रक्चर्स ओपन एट द बॉटम एंड द टॉप, यानी कि ड्यूरिंग सिंकिंग। मगर ये किस टाइम पे होगा, ड्यूरिंग सिंकिंग। जब तक अपन इसको सिंक कर रहे हैं तब तक ये ऊपर से भी खुला रहेगा और ये नीचे से भी खुला रहेगा। मगर जब ये पूरा सिंक हो जाएगा तो नीचे की साइड कंक्रीट प्लग लगा देंगे और ऊपर की साइड इसको वेल कैप से ढक देंगे। ठीक है, इट अलाउ फॉर एक्सकेवेशन फ्रॉम within it and due to which they sink into the depth। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जब तक ये अंदर जाता रहेगा, जैसे जैसे अंदर जाएगा तो अंदर जाने के लिए एक तो इस पे हम लोड रख देंगे, लोड की वजह से अंदर की साइड धसता चला जाएगा। फिर अगर मान लिया लोड से भी नहीं धस रहा तो बीच में से हम क्या करेंगे, बीच में से हम जितनी भी मिट्टी आ रही है उसको बाहर निकालते रहेंगे। तो जब मिट्टी आप बाहर निकालोगे तब भी जो है क्या करेगा, धसेगा, तब भी अंदर की साइड जाएगा। तो इट अलाउ फॉर एक्सकेवेशन फ्रॉम विदिन, यानी अपने अंदर एक्सकेवेशन को जो है अलाउ करता है। उसके अंदर भी जो हम क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते रहते हैं जिससे कि वो अंदर की साइड धंसता चला जाता है। अब हमारी सारी फाउंडेशन खत्म हो चुकी है। फाउंडेशन खत्म होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 2023 के अंदर पूछा गया था, ब्रिक मैसनरी एंड बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जब बॉन्ड पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं बॉन्ड की। ठीक है, तो बॉन्ड की जो डेफिनेशन है, बॉन्ड की जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिक के अंदर जो ब्रिक की शेप है उसमें जो है कुछ पार्ट्स होते हैं ब्रिक के। वो सबसे पहला पार्ट क्या आता है, स्ट्रेचर पार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रेचर पार्ट कौन सा होता है, इट इज द लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक। ये लॉन्गर फेस है ब्रिक का, कौन सा, ये वाला जो फेस है, दिस फेस। ठीक है, ये जो फेस है, दिस फेस। ठीक है, ये जो फेस है, दिस फेस इज कॉल्ड स्ट्रेचर। ठीक है, तो ये जो आप सारे फेस दिख रहे हो, ये जो आप फेस देख रहे हो, ये वाला, ये सारे फेस जो हैं आपके स्ट्रेचर है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, 19x9। ठीक है, क्योंकि पूरी ब्रिक की डायमेंशन क्या होती है, 19x9। तो जो स्ट्रेचर है ये वाला, इस स्ट्रेचर की डायमेंशन होगी वो 9 होगी। 9 तो ऐसे, 9 ऐसे, 19 ऐसे, ठीक है, और 9 ऐसे, ये आपकी क्या है, 9 होगी। ठीक है, a course of brick in which all the bricks are laid as a stretcher on facing is known as stretcher course। अब ऐसा कोर्स, अच्छा कोर्स क्या चीज है, कोर्स ये है, दिस इज फर्स्ट कोर्स यानी कि एक लेयर आपने बिछाई, दिस इज फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर को हम फर्स्ट कोर्स भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कोर्स, ये आपका फर्स्ट कोर्स है। ठीक है, COURSE, फर्स्ट कोर्स है। ये सेकंड कोर्स हो जाएगा, ये थर्ड कोर्स हो जाएगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो ये आपके यहाँ पे 7 कोर्स हैं। ठीक है, तो जब हर एक कोर्स के अंदर, मान लिया एक कोर्स के अंदर सारे स्ट्रेचर आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है। ठीक है, ये भी स्ट्रेचर 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 है। जब एक कोर्स के अंदर सारे स्ट्रेचर आ जाएं तो ऐसा कोर्स कैसा कहलाएगा, ऐसा कोर्स स्ट्रेचर कोर्स कहलाता है। अब हेडर क्या चीज है, हेडर इज द शॉर्टेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, दिस इज द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक। ठीक है, ब्रिक का शॉर्टर फेस होता है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 9x9। ठीक है, ये डायमेंशन कितनी होगी, 9x9, यानी कि ये जो ब्रिक का ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से तो आपकी ब्रिक होगी। ठीक है, ये आपकी ब्रिक होगी इस तरीके से। तो ब्रिक का जो ये वाला पार्ट होगा, सामने वाला, ये जो सामने वाला पार्ट होगा, ये दिस इज कॉल्ड हेडर। ठीक है, ये हेडर कहलाएगा। अब हेडर में क्या है कि एक ऐसा कोर्स इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड इन द हेडर्स ऑन द फेसिंग, ऐसा कोर्स जिसमें सारे फेस कैसे आ जाएं, आपके हेडर फेस आ जाएं। ठीक है, सामने जो फेस आ जाएं वो सारे हेडर वाले आ जाएं।
तो ऐसा कोर्स क्या कहलाता है? आपका हेडर कोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो इस वाली फिगर में, ये भी आपका हेडर है, ये भी 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 हेडर है। तो ये सारे कोर्स क्या कहलाएंगे? ये वाला कोर्स कैसा हो जाएगा आपका? दिस कोर्स विल बी द हेडर कोर्स। ये आपका हेडर कोर्स हो जाएगा। और ये कोर्स कैसा हो जाएगा? दिस कोर्स, ये वाला कोर्स कैसा होगा? ये कोर्स आपका स्ट्रेचर कोर्स होगा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर की साइड रखते हैं। ये कोर्स कैसा होगा आपका? ये कोर्स कैसा होगा आपका? स्ट्रेचर कोर्स होगा। ठीक है, ये कोर्स कैसा होगा? स्ट्रेचर कोर्स होगा। ठीक है, तो हेडर कोर्स हमने देख लिया, स्ट्रेचर कोर्स देख लिया हमने। अब लैप देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, लैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बॉन्डिंग जो है ब्रिक के अंदर, जो दीवार की जो बॉन्डिंग होती है वो लैप से ही बनती है। अगर लैप दीवार में प्रोवाइड नहीं करा गया तो जो बॉन्डिंग होगी वो दीवार की बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी वर्टिकल जॉइंट्स of the successive brick course। ठीक है, it is the horizontal distance between the vertical joints of the successive brick course। यानी कि एक brick course और दूसरा brick course, और उनमें जो आपकी वर्टिकल जॉइंट्स जो आ रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कहलाएगी लैप। जैसे कि मान लिया, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि मान लिया एक वर्टिकल जॉइंट ये है, एक वर्टिकल जॉइंट ये है पहले कोर्स का, और दूसरे कोर्स का वर्टिकल जॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। ठीक है, ये दो वर्टिकल जॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये दो, दीज आर टू वर्टिकल जॉइंट्स, वर्टिकल जॉइंट्स, ये दो वर्टिकल जॉइंट्स हैं। इन दोनों जॉइंट्स, क्योंकि दोनों अलग अलग कोर्स में वर्टिकल जॉइंट्स हैं और एडजेसेंट है बिल्कुल, मैं बिल्कुल नेक्स्ट वाले वर्टिकल जॉइंट की बात कर रहा हूं, जैसे ये वर्टिकल जॉइंट और फिर इसके नीचे वाले कोर्स में दूसरा वर्टिकल जॉइंट। ठीक है, इन दोनों जॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों जॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इसको, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लैप, दिस इज कॉल्ड लैप। ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? लैप डिस्टेंस कहलाएगी, जो कि वर्टिकल जॉइंट्स, एडजेसेंट वर्टिकल जॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी लैप कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेंड। प्रीपेंड क्या चीज है? इट इज अ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। सबसे पहली बात तो ये वर्टिकल लाइन है, और जो और कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। इट इज द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन विच जॉइन दी वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ ऑल्टरनेट लेयर्स। ऑल्टरनेट लेयर्स के वर्टिकल जॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रीपेंड। तो मान लिया आपका एक जॉइंट वर्टिकल ये है, फिर ऑल्टरनेट जॉइंट 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 ये है। इन सारे जॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, इन सारे जॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो ऑल्टरनेट, ये सारे ऑल्टरनेट जॉइंट है वर्टिकल जॉइंट, इन सारे ऑल्टरनेट जॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन जो है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रीपेंड, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रीपेंड। इस लाइन को हम प्रीपेंड बोलेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रीपेंड, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रीपेंड। ये लाइन आपकी क्या लगेगी? प्रीपेंड कहलाएगी। ऐसे हम यहां पे देख सकते हैं, ये लाइन प्रीपेंड है। ठीक है, इसी तरीके से ये लाइन भी प्रीपेंड है, इसी तरीके से ये लाइन भी प्रीपेंड है, इसी तरीके से ये लाइन भी प्रीपेंड है, ये वाली लाइन भी प्रीपेंड है। तो ये प्रीपेंड है, ठीक है, जो कि अल्टरनेट वर्टिकल जॉइंट्स को मैच करती है। ऐसी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है? आपकी प्रीपेंड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेड। तो बेड क्या है? जो ईंट का नीचे वाली सरफेस होती है, जो ईंट की नीचे वाली सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेड बोलते हैं। इट इज द लोअर सरफेस ऑफ द ब्रिक सॉरी, इट इज द लोअर सरफेस ऑफ द ब्रिक व्हेन लेड फ्लैट। और ये कैसी, इसकी डायमेंशन क्या होती है? 19 इंटू 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये सारी जो है आपकी डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट इज, अब कुछ हम और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीन क्लोजर क्या है। ठीक है, क्वीन क्लोजर क्या चीज होती है बात देखते हैं। अब अगर मान लिया आपके पास एक ब्रिक ये है, ये आपकी ब्रिक है, और इस ब्रिक को, ठीक है, इसको थोड़ा व्हाइट कलर से बनाते हैं।
ठीक है, ये आपकी इस तरीके से मान लिया ये आपकी ब्रिक है। ठीक है, अब इस ब्रिक को अगर मैं तोड़ दूं, कैसे तोड़ूं? अलोंग दी लेंथ। अगर अलोंग दी लेंथ इस ब्रिक को मैं तोड़ दूं तो ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। ठीक है, अगर मैं लेंथ के अलोंग ब्रिक को तोड़ देता हूं तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, कुछ भी बात करो, ये क्या कहलाएगा? आपका क्वीन क्लोजर कहलाएगा। तो जैसे कि ये मान लिया ये वाला आपका पोर्शन था, ये पूरी ब्रिक थी, हमने इसको लेंथ के अलोंग क्या कर दिया? तोड़ दिया, तो दिस इज द क्वीन क्लोजर। ठीक है, ये आपका क्वीन क्लोजर है। अब अगर क्वीन क्लोजर को भी हाफ कर दिया, ये जो क्वीन क्लोजर है उसको भी हाफ कर दे, मैं हाफ अगर हम कर दें तो क्वीन क्लोजर क्वार्टर हो जाएगा। तो क्वीन क्लोजर ही होगा, मगर इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर क्वीन क्लोजर बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ठीक है, तो इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग ए ब्रिक लेंथ वाइज इनटू टू पोर्शन। दो पोर्शन लेंथ वाइज में अगर हम काट दें तो उसको हम क्वीन क्लोजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज बैट। बैट क्या चीज है? अगर मैं ब्रिक को, हमारे पास मान लिया ये ब्रिक है, ठीक है, इसको व्हाइट से बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लिया ये वाली ब्रिक है, ये ब्रिक है, और इसको मैं लेंथ की अलोंग काटने की बजाय इसको मैं विड्थ के अलोंग काट दूं, ऐसे काट दूं, तो ये जो पोर्शन आपका बचेगा, दिस इज कॉल्ड बैट। दिस इज कॉल्ड बैट। अब ये बैट जो है आपका दो तरह का, मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, ये आपके कोर्स का नहीं है, इसको मत पढ़ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ बैट कब होगा? जब इसको बिल्कुल आधे से मैं काट दूंगा। अगर मैं इसको जो है 1/4 पोर्शन से काटूं, यानी कि एक चौथाई से मैं इसको काट दूं, तो आपका क्या बचेगा? बचेगा कौन सा पार्ट? आपका 3/4 बचेगा। 3/4 पार्ट बचेगा, तो 3/4 को हम बोलेंगे 3/4 बैट। ये क्या हो जाएगा आपका? 3/4 बैट। तो आपका एक हाफ बैट, दिस इज हाफ बैट, दिस इज हाफ बैट, एंड दिस इज 3/4 बैट। हाफ बैट एंड दिस इज 3/4 बैट। ठीक है, एक चौथाई से अगर मैं काट दूंगा तो 3/4 बैट बनेगा, और अगर इसको हाफ काटेंगे तो हाफ बैट बनेगा। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द बैट इज इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द ब्रिक, अगर बैट की जो लेंथ है वो हाफ ब्रिक के बराबर है तो हाफ बैट हो जाएगा। ए 3/4 बैट इज वन हैविंग इट्स लेंथ इक्वल टू द 3/4 लेंथ ऑफ द ब्रिक। अगर बैट की लेंथ 3/4 लेंथ ब्रिक की 3/4 लेंथ के बराबर होती है, तो ऐसे बैट को हम 3/4 बैट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एलिवेशन। एलिवेशन क्या है? वॉल का एलिवेशन। अगर आप वॉल बना रहे हो तो जिस साइड से आप देख रहे हो वॉल को, दैट एलिवेशन इज कॉल्ड फ्रंट एलिवेशन, और उसके उधर की साइड से जो एलिवेशन होगा उसको बैक एलिवेशन बोलेंगे। तो यानी कि वॉल के दो एलिवेशन हो सकते हैं, एक तो जिस साइड से आप देख रहे हो फ्रंट एलिवेशन, और एक उसके पीछे का एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन का मतलब जिस तरीके से वॉल आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये आपकी वॉल है, और वॉल जो है ये वॉल जो है, ये आपको वॉल जो है, दिस इज दी वॉल। ठीक है, ये वॉल हो गई। तो ये आपका कैसा हो गया? ये आपका फ्रंट एलिवेशन हो गया, और इसके पीछे का जो एलिवेशन है वो कैसा एलिवेशन है? वो बैक एलिवेशन हो जाएगा। दिस इज द फ्रंट, जहां से आप देख रहे हो फ्रंट एलिवेशन, और उसके पीछे का बैक एलिवेशन। ठीक है, तो दो तरह के एलिवेशन होंगे। फिर वॉल थिकनेस। अब वॉल थिकनेस जो है उसको हम हाफ ब्रिक वॉल से डिटरमाइन करते हैं। द वॉल थिकनेस इज मेजर्ड इन हाफ ब्रिक। हम वॉल थिकनेस को हाफ ब्रिक से मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लिया 1/2 ब्रिक वॉल। 1/2 ब्रिक वॉल का मतलब यह है कि ऐसी वॉल जिसकी जो मोटाई होगी वो हाफ ब्रिक की मोटाई के बराबर होगी, ऐसी वॉल को हम हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं। तो हाफ ब्रिक वॉल को कैसे लिखेंगे? हाफ ब्रिक। तो ये हाफ ब्रिक लेंथ उसकी क्या हो जाएगी? दिस इज द थिकनेस ऑफ द वॉल। हाफ ब्रिक इज द थिकनेस ऑफ द वॉल। ठीक है, फिर मान लिया आपकी 2 हाफ ब्रिक है। 2 हाफ ब्रिक का मतलब 2 और हाफ, 2 और हाफ, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो 2 से 2 कट गया, तो ये 1 ब्रिक वॉल हो जाएगी। दिस इज दी 1 ब्रिक वॉल, यानी कि जो इसकी थिकनेस है वो 1 ब्रिक की लेंथ के बराबर इसकी थिकनेस है। ठीक है, 3 हाफ ब्रिक वॉल, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हाफ ब्रिक, तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5 ब्रिक वॉल हो जाएगी। कितनी वॉल हो जाएगी? 3/2 का मतलब 1.5, 1.5। ये कितनी हो जाएगी? 1.5 ब्रिक वॉल हो जाएगी। अब ये हाफ ब्रिक वॉल कैसी होगी? अगर आप इस तरीके से वॉल बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप वॉल बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप वॉल बनाते जा रहे हो, तो दिस इज द हाफ ब्रिक वॉल। और आपकी 2 ब्रिक वॉल कैसी होगी? मान लिया आपने जो है ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, और फिर उसके ऊपर जो है इस तरीके से आपने ब्रिक लगाई,
फिर ऐसे आपने यहाँ पे ब्रिक लगाई, ठीक है, दिस इज दी 2 ब्रिक वॉल, ठीक है, 2 ब्रिक, सॉरी 1 ब्रिक वॉल हो जाएगी ये। इसी तरीके से ये 1.5 ब्रिक वॉल हो जाएगी। 1.5 ब्रिक वॉल का मतलब आपने इसके ऊपर इधर की साइड भी एक और ब्रिक लगा दी, ठीक है, इधर की साइड भी आपने एक और ब्रिक लगा दी, तो 1/2 ब्रिक, 1/2 ब्रिक और 1/2 ब्रिक, तो ये कितनी हो गई, 3/2 ब्रिक हो गई, 3/2 ब्रिक वॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम वॉल को जो है उसकी जो हाफ ब्रिक की थिकनेस से मेजर करते हैं। दिस इज 1/2 ब्रिक वॉल, 2/2 ब्रिक वॉल, 3/2 ब्रिक वॉल। 1/2 ब्रिक वॉल को सिर्फ हम हाफ ब्रिक वॉल बोलेंगे, 2/2 ब्रिक वॉल को 1 ब्रिक वॉल बोल सकते हैं, और 3/2 ब्रिक वॉल को 1.5 ब्रिक वॉल भी बोल सकते हैं। यानी कि इसकी जो थिकनेस होगी हाफ ब्रिक की थिकनेस के बराबर होगी, इस वॉल की थिकनेस 1 ब्रिक की लेंथ की थिकनेस के बराबर होगी, इसकी 1.5 ब्रिक थिकनेस के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉन्ड इन दी ब्रिक वर्क्स, ठीक है। अब यहां पे हम मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड क्या चीज है। इट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ब्रिक्स इन द कोर्स सो दैट इंडिविजुअल यूनिट्स आर टाइड टुगेदर, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड, इस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज करना ताकि जो है वो एक दूसरे से बंध जाएं, ठीक है, टाइड हो जाएं, ठीक है, यानी कि एक कोर्स दूसरे कोर्स से जो है बंध जाए, ठीक है, टाइड हो जाए। एंड दी वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ द सक्सेसिव कोर्स डू नॉट लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन। अब यानी कि मान लिया मैं एक कोर्स ब्रिक का मैंने एक कोर्स बिछाया, एक लेयर बिछाई, एक लेयर ऐसे एक लेयर आ गई, ठीक है, दिस इज दी 1 लेयर। अब जब मैं दूसरी लेयर बिछाऊं तो जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो क्या करें, एक दूसरे से कोइंसाइड ना करें, यानी कि अब जो दूसरी लेयर बिछाएंगे हम वो कैसे बिछानी पड़ेगी हमें, ऐसे, वो आपको ऐसे बिछानी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको इस तरीके से बिछानी पड़ेगी। तो ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं, दीज वर्टिकल जॉइंट्स डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, ये कोइंसाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक जॉइंट के ऊपर दूसरा वर्टिकल जॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड ऑफ वेरियस टाइप्स आर डिस्टिंग्विश बाय देयर एलिवेशंस ऑफ द फेस अपीयरेंस। अब जो बॉन्ड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम फेस देख के, वॉल का जो फेस देख के उसको हम बता देंगे कि कौन सा बॉन्ड जो है बना हुआ है वॉल के अंदर। कई तरह के बॉन्ड हम पढ़ेंगे, इंग्लिश बॉन्ड, फेस इंग्लिश बॉन्ड, फेसिंग इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड। तो हम ये वॉल को देख के ही बता देंगे, जिस वॉल पे प्लास्टर नहीं हुआ होगा उस वॉल को देख के ही हम बता सकते हैं कि उसमें किस तरह का बॉन्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। An unbonded wall with its continuous vertical joints has a little strength and stability, ठीक है। अगर आपकी जो है अनबॉन्डेड वॉल है, अनबॉन्डेड वॉल का मतलब आपने इस तरीके से बॉन्डिंग कर दी थी कि एक वर्टिकल जॉइंट दूसरे वर्टिकल जॉइंट के ऊपर आ गया, तो ऐसी वॉल जो होगी आपकी अनबॉन्डेड वॉल होगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होती है, ऐसी जो वॉल की जो है स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होगी। बॉन्ड हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड लोड ओवर द लार्ज एरिया। जो बॉन्ड है, अगर मान लिया किसी एक पॉइंट पे लोड आ रहा है तो उस पॉइंट के लोड को एक लार्ज एरिया के अंदर क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लिया यहां पे मान लिया आपका लोड आया है, अगर मान लिया यहां पे लोड आ जाए, ठीक है, यहां पे लोड आ जाए, तो ये वाली जो ब्रिक है वो इस वाली ब्रिक से भी कनेक्टेड है और इस वाली ब्रिक से भी कनेक्टेड है, तो ये वाला एरिया भी कंसिडर हो गया और ये वाला एरिया भी कंसिडर हो गया। तो इस तरीके से जो लोड है और जो ये वाली ब्रिक है वो इधर नीचे वाली ब्रिक से भी कनेक्टेड होगी, ये वाली इस वाली ब्रिक से भी कनेक्टेड होगी, इस वाली, तो ये फिर दोबारा एरिया बढ़ गया, फिर नीचे का एरिया और बढ़ जाएगा, फिर नीचे का एरिया और बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो लोड है वो क्या हो गया, बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। रूल्स ऑफ बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग के रूल्स क्या हैं। द ब्रिक शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज। सबसे पहले तो जो ब्रिक आएगी आपके पास साइड पे, वो सारी ब्रिक्स जो है यूनिफॉर्म साइज की होनी चाहिए, एक जैसा साइज होना चाहिए। अगर अलग अलग साइज की होंगी तो आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो जॉइंट्स होंगे वो प्रॉपर नहीं बनेंगे और वर्टिकल जो जॉइंट्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लैप शुड बी मिनिमम। अब ये जो लैपिंग होनी चाहिए, लैपिंग जो है यानी कि कैसी लैपिंग, जैसे कि हम ये कहें कि जो लैपिंग है, जैसे कि मान लिया एक आपका जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो लैपिंग है, मान लिया आपका ये है और फिर नीचे की साइड आपका एक ब्रिक ये हो गई और एक ब्रिक ये हो गई, ठीक है। तो जो लैपिंग है वो कौन सी होगी,
लैपिंग है, लैपिंग जो पोर्शन है वो मैंने बताया था कि एक आपका वर्टिकल जॉइंट ये और एक आपका वर्टिकल जॉइंट ये, ठीक है, ये दो वर्टिकल जॉइंट हैं। इन दो वर्टिकल जॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है ये वाली, दिस इज कॉल्ड लैप, ठीक है। दो ऑल्टरनेट, दो कोर्स के, दो अलग अलग कोर्स के जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, लैप बोलते हैं। तो ये जो लैप होता है ये 1/4 ब्रिक लेंथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक ब्रिक की लेंथ के 1/4 भाग के बराबर कम से कम ये होना ही चाहिए। इट शुड बी मिनिमम ऑफ 1/4 लेंथ ऑफ द ब्रिक, 1/4 लेंथ ऑफ द ब्रिक, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लैप शुड बी मिनिमम, कम से कम 1/4 ब्रिक की लेंथ के बराबर होना चाहिए अलोंग दी लेंथ, अलोंग दी लेंथ ऑफ दी वॉल, यानी कि लेंथ, वॉल की लेंथ के डायरेक्शन में जो लैप है ये वाला, ये दैट लैप शुड बी 1/4 ब्रिक लेंथ, ठीक है। ये 1/4 ब्रिक लेंथ के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे हुआ, लेंथ के अलोंग हुआ, मगर जो थिकनेस के अलोंग है, थिकनेस के अलोंग जो लैप आ रहा है वो लैप कैसा होना चाहिए, वो लैप कितना होना चाहिए, हाफ थिकनेस, हाफ ब्रिक की हाफ थिकनेस के बराबर लैप होना चाहिए, ठीक है। तो द यूज ऑफ ब्रिक बैट शुड बी डिस्करेज, यानी कि कम से कम हमें ब्रिक बैट का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिक बैट की वजह से जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द वर्टिकल जॉइंट्स इन द अल्टरनेट कोर्स शुड बी अलोंग द सेम प्रिपेंड, ठीक है। जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो सेम प्रिपेंड में लाई करें। जैसे सेम प्रिपेंड का मतलब ये आपका एक कोर्स बन गया, ये आपका एक कोर्स बन गया, फिर एक कोर्स आपका ये बन गया, ठीक है, एक कोर्स आपका ये बन गया, फिर उसके बाद जो दूसरा कोर्स बनेगा वो ये बन गया, मान लिया आपका, ठीक है। और फिर तीसरा कोर्स जो बनेगा वो इस तरीके से बन गया आपका, मान लिया ये तीसरा कोर्स बन गया। अब जो प्रीपेंड आप देख रहे हो, ठीक है, प्रीपेंड क्या होते हैं, ऑल्टरनेट वर्टिकल जॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ठीक है, ये क्या है, सेम प्रीपेंड है, ठीक है। तो यहां पे ये बोला है द वर्टिकल जॉइंट्स इन द ऑल्टरनेट कोर्स शुड बी अलोंग द सेम प्रीपेंड, यानी कि ये जो जॉइंट है वो इस जॉइंट के बिल्कुल नीचे आना चाहिए। ये वाला जो जॉइंट है वो ऑल्टरनेट जॉइंट, ये वाला जो ऑल्टरनेट जॉइंट है उसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए। ये वाला जो जॉइंट है वो इस ऑल्टरनेट जॉइंट के नीचे आना चाहिए, सेम प्रीपेंड में लाई करनी चाहिए। सारे वर्टिकल जॉइंट जो है ऑल्टरनेट वर्टिकल जॉइंट्स, कैसे वर्टिकल जॉइंट्स, ऑल्टरनेट वर्टिकल जॉइंट्स, एक को छोड़ के दूसरा, ऑल्टरनेट वर्टिकल जॉइंट्स जो हैं वो आपके सेम प्रीपेंड में आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो टोटल आपके 4 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के बॉन्ड होते हैं, मगर मेनली जो है वो हम 4 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ेंगे, और 4 टाइप के बॉन्ड जो हैं चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, फिर आपका हेडर बॉन्ड, फिर इंग्लिश बॉन्ड और फिर फ्लेमिश बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तो स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, इन दिस बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रेचर कोर्स। जब सारे ही कोर्स जो हैं आपके स्ट्रेचर हो जाएंगे तो ऐसे कोर्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर कोर्स बोलेंगे। और जब सारी ही वॉल के अंदर सारे स्ट्रेचर कोर्स ही आ जाएं तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये भी आपका स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर आ गया, फिर ये स्ट्रेचर आ गया, फिर ये स्ट्रेचर आ गया, फिर नीचे भी स्ट्रेचर आ गया, सारे कोर्स आपके स्ट्रेचर के हो गए। ये आपके सारे कोर्स, दिस इज स्ट्रेचर, सारे कोर्स स्ट्रेचर के देख रहे हो आप। ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, सब स्ट्रेचर, सब स्ट्रेचर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब पूरा एलिवेशन, जब आप वॉल को सामने से देख रहे हो और सामने से देखने पे आपको पता चले कि सारे जो फेसिंग है, जो सारी फेसिंग है वो स्ट्रेचर स्ट्रेचर की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारे, वो बॉन्ड जो है आपका स्ट्रेचर कोर्स बॉन्ड बन गया। अब इसमें मैं आपको कोर्स दिखा रहा हूं, ये आपका कौन सा कोर्स है, ये आपका सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ कोर्स है, ये आपका फर्स्ट, 3, 5 कोर्स है। कोर्स का मतलब लेयर, ठीक है। ये आपका इवन कोर्स का, ये आपका इवन कोर्स का लेयर है, ये आपका ऑड कोर्स का लेयर, ऑड कोर्स का लेयर। ऑड कोर्स का मतलब पहले फर्स्ट कोर्स, फिर फर्स्ट कोर्स ऐसा बनेगा, फिर सेकंड कोर्स ऐसा बनेगा, फिर थर्ड कोर्स ऐसा बनेगा, फिर उसके ऊपर फोर्थ कोर्स ऐसा बनेगा, फिर फिफ्थ कोर्स ऐसा बनेगा, फिर उसके ऊपर सिक्स्थ कोर्स ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से बनता जा रहा है, ठीक है। यहां पे ये इस तरीके से हमने ब्रिक को बिछाया,
फिर ऐसे ब्रिक को बिछाया, फिर ऐसे ब्रिक को बिछाया। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, प्लान से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं इसको। इस तरीके से बिछाया, इस तरीके से बिछाया। फिर अब जब इसके ऊपर बिछाएंगे, जब हम इसके ऊपर बिछाएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, तो यहां पे हमने इस तरीके से इसको कर दिया, ऐसे बिछा दिया। तो अब जब इसके ऊपर बिछाएंगे तो यहां पे हम ब्रिक बनाएंगे, पहले यहां पे इस तरीके से बना देंगे, फिर इसके ऊपर इधर से चलाएंगे इसको, फिर ऐसे चलाएंगे। फिर जब इसके ऊपर चलाएंगे तो ये वाली ब्रिक फिर दोबारा से ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले ये वाला कोर्स आएगा, फिर ये वाला कोर्स आएगा, फिर ये वाला कोर्स आएगा, फिर ये वाला कोर्स आ जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इससे क्या होगी, आपकी जो प्रॉपर जो ओवरलैपिंग है वो प्रॉपर होती चली जाएगी। तो ये वो प्रॉपर यहाँ पे ओवरलैपिंग होती चली जा रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो प्रीपेंड है वो बिल्कुल सेम लाइन में आ रहे हैं, सारे प्रीपेंड सेम लाइन में आ रहे हैं। सारे प्रीपेंड क्या कर रहे हैं, सेम लाइन में प्रीपेंड आपके आ रहे हैं, ठीक है। और जो आपके वर्टिकल जॉइंट्स हैं, जो नीचे वाला वर्टिकल जॉइंट है उससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। सो वॉल हैव द स्ट्रेचर्स इन इट्स स्पेसिंग, सच टाइप ऑफ बॉन्ड आर यूज्ड इन द पार्टीशन वॉल। ऐसी वॉल कहां को देखने को मिलती है आपकी, सिंगल वॉल है। सिंगल वॉल कहां देखने को मिलती है, पार्टीशन वॉल। ये लोड बियरिंग वॉल नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन वॉल आपकी होती है, ठीक है। द ओवरलैप इज अचीव्ड बाय यूजिंग हाफ ब्रिक बैट इन ईच ऑल्टरनेट कोर्स एज अ क्यूनियन। यानी कि यहां पे जब एंड हो जाता है, एक पोर्शन का जब एंड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलैप को करने के लिए, दोबारा से ओवरलैप बनाने के लिए यहाँ पे हम हाफ ब्रिक बैट ले लेते हैं, हाफ ब्रिक बैट ले लेंगे, ठीक है। तो हाफ ब्रिक बैट लगाने के बाद फिर दोबारा से हम लेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जो आपके ऑल्टरनेट जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो नीचे वाले जॉइंट से लाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड का मतलब यह है कि जब सारे के सारे जॉइंट्स जो होंगे, जब सारे के सारे जो आपके, जब आप वॉल को सामने से देखोगे और सारे के सारे फेस जो है आपको हेडर दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हेडर है, ठीक है, ये आपका हेडर है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है, ये सारे आपके हेडर हैं, ठीक है। जब आपको सामने से देखने पे सारे हेडर दिखाई देंगे, सब हेडर है, सब हेडर है, तो सारे हेडर दिखाई देंगे, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हेडर बॉन्ड। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दी हेडर कोर्स। सारे कोर्स, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, सारे कोर्स कैसे हैं आपके, हेडर कोर्स हैं, ठीक है, सारे हेडर कोर्स हैं। सो वॉल हैव हेडर्स इन इट्स फेसिंग, यानी कि वॉल में क्या है, सारे के सारे कोर्स कैसे हैं, हेडर कोर्स हैं, ठीक है। द ओवरलैप इज अचीव्ड, यहां पे जो ओवरलैपिंग कैसे अचीव करी जाती है, यहां पे ओवरलैपिंग अचीव करी जाती है 3/4 बैट से। 3/4 बैट, यानी कि 3/4 बैट को B3 बैट भी बोलते हैं, ठीक है, B3 बैट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट किया हमने, तो मान लिया मैंने ब्रिक को, क्योंकि ये इस तरीके से हेडर जॉइंट, आपको अगर आपको हेडर कोर्स बनाना है तो इस ऐसे लेइंग करने की बजाय हमें लेइंग ऐसे करनी पड़ेगी। और इस टाइम पे जो ब्रिक की जो वॉल थिकनेस होगी, जो वॉल की थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, 1 ब्रिक वॉल की थिकनेस हो जाएगी। इस टाइम पे वॉल की थिकनेस क्या है, 1 ब्रिक वॉल की थिकनेस है। तो इस तरीके से हमने इसकी लेइंग कर दी, ठीक है, ऐसे लेइंग कर दी, तरीके से हमने लेइंग कर दी इसकी, ठीक है। तो ये आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे हेडर कोर्स बनेगा। अब ओवरलैपिंग को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक कोर्स आपने यहाँ पे एक कोर्स बना लिया, अब जब दूसरा कोर्स बनाओगे तो दूसरे कोर्स में क्या आ जाएगी, अगर आप सेम टू सेम वैसे ही रखनी स्टार्ट करोगे जैसे आपने नीचे वाले में रखी थी, तो आपकी ओवरलैपिंग जो आपका जॉइंट है, वर्टिकल जॉइंट, एक जॉइंट के नीचे दूसरा जॉइंट आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3/4 बैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 3/4 बैट रख दिए, यहाँ पे आपने क्या रख दिए, बैट रख दिए, ठीक है, 2 बैट रख दिए, इस तरीके से 2 3/4 बैट रख दिए। ये बैट कैसे हैं, 2 3/4 बैट हैं। जब आप यहाँ पे 2 3/4 बैट रखोगे तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगी, आपकी ओवरलैपिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने इस वाले कोर्स में, जो आपका दूसरा कोर्स है, ये आपका कौन सा, ये आपका फर्स्ट कोर्स था, ये आपका जो सेकंड कोर्स है, यहाँ फर्स्ट कोर्स में भी इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या रख दिया, बैट रख दिया, इस तरीके से बैट रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी ओवरलैपिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द इंग्लिश बॉन्ड। अब इंग्लिश बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इन दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले जो बॉन्ड थे या तो स्ट्रेचर 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 था सारे कोर्स, या फिर हेडर 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 सारे कोर्स थे, मगर यहां पे क्या होगा, ऑल्टरनेट कोर्स होंगे, एक कोर्स स्ट्रेचर का, एक कोर्स हेडर का, एक कोर्स स्ट्रेचर का, एक कोर्स हेडर का। तो यहां पे देख रहे हो, ये हेडर कोर्स, फिर ये स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, फिर स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, फिर स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, फिर स्ट्रेचर कोर्स। तो एक कोर्स आपका एक लेयर, एक बॉन्ड का होगा, दूसरा कोर्स आपका, एक कोर्स आपका हेडर
का होगा, दूसरा कोर्स आपका स्ट्रेचर का होगा, एक हेडर का एक स्ट्रेचर का। तो ऐसे जो आपके जो बॉन्ड बनेगा, वॉल जो बनेगी, उस जो बॉन्ड को बोलेंगे हम इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड जनरली यूज्ड इन दी प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बॉन्ड है और ये जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इस बॉन्ड के फीचर्स क्या हैं? ऑल्टरनेट कोर्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचर और हेडर। अलग अलग जो ऑल्टरनेट लेयर्स होंगी, ऑल्टरनेट जो कोर्स होंगे वो स्ट्रेचर या हेडर के होंगे। जैसे कि मान लिया आपका ये एक कोर्स है, ये स्ट्रेचर का है, फिर इसके ऑल्टरनेट ये स्ट्रेचर का होगा, फिर इसके ऑल्टरनेट ये स्ट्रेचर का होगा, फिर इसके ऑल्टरनेट ये स्ट्रेचर का होगा, फिर इसके ऑल्टरनेट ये स्ट्रेचर का होगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मान लिया आपका एक हेडर का कोर्स है ये वाला, तो इसके ऑल्टरनेट ये वाला हेडर का होगा, इसके ऑल्टरनेट ये वाला हेडर का होगा, फिर इसके ऑल्टरनेट ये वाला हेडर का होगा, फिर इसका ऑल्टरनेट ये वाला हेडर का होगा। तो इस तरीके से जो है ये अरेंज होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द हेडर टू प्रोवाइड गुड ओवरलैप। अब यहां पे आप देख रहे हो कि बीच में ये हैश वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है? क्वीन क्लोजर है। इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो क्लोजर है आपका, दिस इज द क्वीन क्लोजर, ठीक है। ये क्या है? क्यू। और क्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? क्वीन क्लोजर। कैसा क्लोजर है आपका? क्वीन क्लोजर है। तो हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट लेयर्स, जो हेडर वाला कोर्स है, ये आपका हेडर कोर्स है, ये हेडर कोर्स है, हेडर कोर्स है, हेडर कोर्स है, जहां जहां हेडर कोर्स है वहां पे हम क्या करते हैं, एक पहले हेडर रखेंगे और उसके बाद एक क्वीन क्लोजर लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हेडर रखा, यहां पे एक हेडर रखा और उसके बाद हमने एक क्वीन क्लोजर लगा दिया। फिर यहां पे एक हेडर रखा दूसरे वाले कोर्स में, यहां पे एक क्वीन क्लोजर लगा देंगे। फिर ऐसे हेडर रखा, फिर एक क्वीन क्लोजर लगा देंगे, फिर ऐसे हेडर रखा, इसमें एक क्वीन क्लोजर लगा देंगे। तो क्वीन क्लोजर लगाने का पर्पस ये है कि जो आपका ओवरलैपिंग है, जो आपके जॉइंट्स हैं, ये जो आपका वर्टिकल, जो आपका ये वर्टिकल जॉइंट है, ये इस वाले जॉइंट के ऊपर नहीं आएगा, नीचे वाले जॉइंट के ऊपर नहीं आएगा, इस वाले जॉइंट के ऊपर। ऐसे ये वाला जॉइंट इस वाले जॉइंट के ऊपर नहीं आएगा, ये वाला जॉइंट इस वाले जॉइंट के ऊपर नहीं आएगा। इसमें जो है प्रॉपर ओवरलैपिंग बनती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द हेडर टू प्रोवाइड गुड ओवरलैप। गुड ओवरलैप प्रोवाइड करने के लिए करते हैं हम यहां पे हम जो है क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। हेडर कोर्स शुड नेवर स्टार्ट विद द क्यूआइन। क्यूआइन, ये क्यूआइन और क्वीन अलग अलग चीज है। क्यूआइन का मतलब किनारा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था, क्यूआइन का मतलब होता है किनारा, का मतलब है किनारा, ठीक है। तो किनारे पे कभी भी क्वीन क्लोजर नहीं लगेगा। सबसे पहले हेडर आएगा, सबसे पहले ब्रिक का हेडर आएगा, फिर क्वीन क्लोजर आएगा, फिर हेडर आएगा, फिर क्वीन क्लोजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप क्वीन क्लोजर लगाओ फिर हेडर लगाओ, फिर क्वीन क्लोजर लगाओ पहले हेडर लगाओ। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन क्लोजर जो है निकल सकता है, वो बाहर गिर सकता है निकल के, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एज इट विल गेट डिस्प्लेस्ड, ये अपनी जगह से हट सकता है क्वीन क्लोजर, इसलिए पहले हमें हेडर लगाना है, फिर क्वीन क्लोजर लगाना है, हेडर लगाना है, क्वीन क्लोजर लगाना है। क्वीन क्लोजर आर नॉट रिक्वायर्ड इन दी स्ट्रेचर कोर्स। अब जो स्ट्रेचर कोर्स आपको दिख रहा है, क्या इसके अंदर कहीं आपको क्वीन क्लोजर दिख रहा है? यहां पे इस स्ट्रेचर कोर्स में, इस पूरे स्ट्रेचर कोर्स में कहीं भी आपको क्वीन क्लोजर लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वीन क्लोजर कहां पे लगेगा आपका? सिर्फ हेडर कोर्स में क्वीन क्लोजर आपका लगेगा इसके अंदर। ईच ऑल्टरनेट हेडर इज सेंट्रली प्लेस्ड ओवर द स्ट्रेचर। अब आप यहां पे जो थोड़ा जो है ध्यान दो कि जो आपका ये हेडर कोर्स है, ये जो आपका हेडर है, ये स्ट्रेचर के बिल्कुल सेंट्रल प्लेस्ड है, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लेते हैं। जो ये आपका हेडर है, ये आपका हेडर है, और ये वाला नहीं, ठीक है। ये जो आपका हेडर है, मान लीजिए ये वाला, ये आपका जो हेडर है, ये नीचे वाले स्ट्रेचर के ऊपर सेंट्रली प्लेस्ड है। ऐसे ही यहां पे देखो, ये जो इसके ऊपर सेंट्रली प्लेस्ड है, ऐसे ही इस स्ट्रेचर के ऊपर हेडर सेंट्रली प्लेस्ड है। तो हमने यहां पे लिखा है ईच ऑल्टरनेट हेडर इज सेंट्रली प्लेस्ड ओवर द स्ट्रेचर, ठीक है। हर एक हेडर जो है वो नीचे वाले स्ट्रेचर के ऊपर, जैसे ये स्ट्रेचर है, ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर हो गया, स्ट्रेचर है, ये हेडर हो गया। तो हर एक हेडर जो है वो नीचे वाले स्ट्रेचर के ऊपर सेंट्रली प्लेस्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसी इंग्लिश बॉन्ड के अंदर देखते हैं, वॉल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक प्रेजेंट्स द सेम अपीयरेंस ऑन बोथ द फेसेस। अब ऐसी ब्रिक वॉल जिसकी थिकनेस जो होगी वो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक होगी, उसकी दोनों फेसेस की जो अपीयरेंस होगी, एलिवेशन जो होगा दोनों फेसेस का, फर्स्ट फेस का एलिवेशन और जो उसके पीछे वाली फेस का एलिवेशन जो होगा, वो सेम तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। कब दिखेगा? जब इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक होगा। इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक कैसे होगा, यहां से समझते हैं हम इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक कैसे होगा, ठीक है।
ये आपकी हाफ ब्रिक है और इसकी हमने इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, दिस नंबर इज इवन, ठीक है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 ब्रिक वॉल बचेगी, 1 ब्रिक वॉल बचेगी, यानी कि वॉल की जो थिकनेस है वो कितनी है, 1 ब्रिक वॉल, एक ईंट की दीवार, ठीक है, एक ईंट की दीवार यानी कि थिकनेस, जो ईंट की जो दीवार की थिकनेस है ऐसे, ठीक है, जो थिकनेस होगी वो ये वाली पूरी लेंथ, ब्रिक लेंथ, 1 ब्रिक लेंथ जो है उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 1 ब्रिक वॉल। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे इवन नंबर में 4 कर दूं, अगर यहां 4 कर दूं तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहां 2 ब्रिक वॉल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दो कैसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे अगर आप वॉल बना दो ऐसे, ठीक है, ये वॉल कैसी हो जाएगी, 2 ब्रिक वॉल हो जाएगी, यानी कि जो इसकी इस थिकनेस है वो ब्रिक की 2 लेंथ के बराबर है इसकी थिकनेस, ठीक है। तो जब 1 ब्रिक वॉल होगी या 2 ब्रिक वॉल होगी, 1 ब्रिक वॉल होगी या 2 ब्रिक वॉल होगी, उस केस में जो पीछे की अपीयरेंस होगी और जो आगे की अपीयरेंस होगी दोनों सेम होंगी। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है 1 ब्रिक वॉल है, ये आपकी कैसी वॉल है, दिस इज 1 ब्रिक वॉल, दिस इज 1 ब्रिक वॉल, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, जो इसकी थिकनेस है वो एक ब्रिक की लेंथ के बराबर है, इस वॉल की जो थिकनेस है वो एक ब्रिक की लेंथ के बराबर है, इसलिए इसको 1 ब्रिक वॉल बोलेंगे। तो इसमें आपको जैसे सामने दिख रहा है स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर, और पीछे की साइड भी आपको स्ट्रेचर 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 दिख रहा है। इसके अगर हम दूसरे कोर्स की बात करें, ठीक है, ये तो फर्स्ट कोर्स हो गया, इसके ऊपर जो दूसरा कोर्स आएगा वो किसका आएगा, क्योंकि ये इंग्लिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड में दूसरा कोर्स कैसा आएगा आपका, हेडर कोर्स आएगा। तो दूसरे कोर्स की बात करें तो दूसरे कोर्स में यहाँ पे आपका हेडर आ गया, फिर आपका हेडर आ गया, इसके ऊपर जो कोर्स लगने वाला है, क्योंकि नीचे वाला तो स्ट्रेचर हो गया, फिर ऊपर वाला क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड है इसके ऊपर हेडर बॉन्ड आएगा। तो ये आपका हेडर आया, ये आपका हेडर आया, ये आपका हेडर आया, ये आपका हेडर आया, ठीक है। तो ये हेडर इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे भी आपको हेडर दिख रहा है, यहाँ पे भी हेडर है, तो इसके पीछे भी हेडर है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर यहाँ पे हेडर है तो यहाँ पे भी हेडर है, यहाँ पे हेडर है तो यहाँ पे भी हेडर है, यहाँ पे हेडर है तो इस वाली साइड में भी हेडर है। अगर यहाँ पे स्ट्रेचर है, यहाँ पे भी स्ट्रेचर है, यहाँ पे स्ट्रेचर है, यहाँ पे भी स्ट्रेचर है। तो एक साइड में जो चीज आपको एक साइड में दिख रही है, पीछे भी वही चीज आपको दिख रही है। तो ऐसे हम जो होगा इस तरीके से जो होगा वो, अगर मान लिया आपकी इवन थिकनेस की वॉल होगी, जो ब्रिक वॉल होगी आपकी इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक होगी, तो आपको जो है दोनों फेसेस की जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इट मींस द कोर्स शोइंग स्ट्रेचर ऑन द फ्रंट। अगर फ्रंट पे आपको स्ट्रेचर दिख रहा है एक कोर्स में, अगर एक कोर्स में फ्रंट में स्ट्रेचर दिख रहा है तो उसी कोर्स में पीछे की साइड भी आपको स्ट्रेचर दिखेगा, ठीक है। अगर फ्रंट में एक कोर्स में आपको हेडर दिख रहा है तो पीछे की साइड भी उसी कोर्स में आपको हेडर दिखेगा, ठीक है। वॉल्स ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम अपीयरेंस ऑन दी बोथ फेसेस। अब ऐसी वॉल जिसकी जो थिकनेस होगी वो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक होगी, जैसे कि ये, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई बाय हाफ से कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, हाफ ब्रिक हो जाएगी। अगर 3 की मल्टीप्लाई हाफ से कर दूं, ये क्या है, आपका ऑड नंबर है, ये क्या है, आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर की मल्टीप्लाई मैंने हाफ ब्रिक से करी, ये हाफ ब्रिक हो गई, ये 3/2 होगी, और 3/2 को हम 1.5 ब्रिक भी बोलते हैं, 3/2 को हम 1.5 ब्रिक वॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 ब्रिक वॉल का जो है ये बनाए हुए हैं। तो 1.5 ब्रिक वॉल में आप यहाँ पे देखो कि ये एक कोर्स है, इस कोर्स में यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो स्ट्रेचर है, मगर यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे स्ट्रेचर है, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे सारे स्ट्रेचर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सब स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, मगर जो इसकी बैक साइड है ये सारे हेडर है, ये सारे हेडर हैं आपके, ठीक है। इसके अंदर बैक साइड में क्या है, सारे हेडर है, ये सब हेडर है, सामने स्ट्रेचर फिर पीछे हेडर, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा कोर्स इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर ये वाला जो कोर्स आएगा, ये तो फर्स्ट कोर्स है, इसके ऊपर जो दूसरा कोर्स आएगा उसमें क्या है, अब यहाँ पे हेडर आ गया, अब यहाँ पे हेडर आ गया, और इसके पीछे की साइड फिर इसका उल्टा हो गया, स्ट्रेचर आ गया, यहाँ पे स्ट्रेचर आ गया। तो ये कब होगा, जब आपके ऑड मल्टीपल की थिकनेस होगी वॉल की, ठीक है, यानी कि जो हाफ ब्रिक होगी उसकी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हाफ ब्रिक वॉल या फिर 1.5 ब्रिक वॉल, तो उस केस में ऐसा होगा, दोनों फेसेस की जो अपीयरेंस होगी वो अलग अलग होगी। इट मींस द कोर्स शोइंग स्ट्रेचर ऑन द फ्रंट फेस विल शो द हेडर ऑन द बैक फेस। नेक्स्ट इज द फ्लेमिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड क्या चीज है, ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एक ही
कोर्स के अंदर, एक ही कोर्स के अंदर दोनों ही चीजें होंगी, स्ट्रेचर भी होगा और हेडर भी होगा, और ऑल्टरनेट फॉर्म में होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है दिस इज स्ट्रेचर, दिस इज हेडर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या, दिस इज स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, ठीक है, स्ट्रेचर हेडर। तो इस तरीके से जब आपकी बॉन्डिंग होगी, उस वॉल को हम क्या बोलेंगे, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, फ्लेमिश बॉन्ड बोलेंगे। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इन एवरी कोर्स द हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटिवली। हेडर और स्ट्रेचर जो होंगे ऑल्टरनेटिवली प्लेस्ड होंगे हर एक कोर्स के अंदर, हर एक लेयर के अंदर। एवरी ऑल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विद द हेडर। अब हर एक कोर्स जो है, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक कोर्स जो है आपका, जो हर एक ऑल्टरनेट कोर्स जो है वो आपका हेडर से स्टार्ट होगा। जैसे कि ये हेडर से स्टार्ट हो गया, फिर ये हेडर से स्टार्ट हो गया, फिर ये हेडर से स्टार्ट हो गया, फिर ये हेडर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। हर एक ऑल्टरनेट कोर्स हेडर से स्टार्ट होगा, और हेडर के जस्ट बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, क्वीन क्लोजर इस्तेमाल करना है। तो हेडर के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, क्वीन क्लोजर इस्तेमाल किया। क्यों किया, क्योंकि ताकि जो है ये ओवरलैपिंग, जॉइंट की जो ओवरलैपिंग है वो ना हो, ठीक है। तो द क्वीन क्लोजर इज पुट नेक्स्ट टू द क्यूइन हेडर का मतलब किनारा, किनारे वाले हेडर के बाद द क्वीन क्लोजर इज पुट नेक्स्ट टू द क्यूइन हेडर इन द ऑल्टरनेट कोर्स टू डेवलप द ओवरलैप। ऑल्टरनेट कोर्स में हर एक हेडर के बाद आपको क्वीन क्लोजर लगाना पड़ेगा, और ये हेडर कौन सा हेडर है, किनारे वाला हेडर है, यानी कि क्वीन हेडर है। एवरी हेडर इज सेंट्रली प्लेस्ड ओवर द स्ट्रेचर बिलो इट। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका, हर एक स्ट्रेचर के ऊपर हेडर सेंट्रली प्लेस्ड है। आप देख रहे हो हर एक स्ट्रेचर के ऊपर हेडर सेंट्रली प्लेस्ड है। ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर, ये हेडर है। हर एक स्ट्रेचर के ऊपर जो है आपका सेंट्रली प्लेस्ड है कौन सा, हेडर, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड दो तरह के होते हैं आपके, एक तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। दो तरह के बॉन्ड होते हैं आपके फ्लेमिश बॉन्ड, एक तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड और एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। अब सबसे पहले हम देखते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड कैसा होता है, इन द डबल फ्लेमिश बॉन्ड ईच कोर्स रिप्रेजेंट द सेम अपीयरेंस बोथ इन द फ्रंट फेस एंड इन द बैक फेस। जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होगा उसमें चाहे वॉल को सामने से देखो चाहे पीछे से देखो, जो अपीयरेंस होगी वो सेम तरह की अपीयरेंस होगी। जैसे कि हम यहां पे देखते हैं इस वाले में, ये आपका 1 ब्रिक वॉल थिकनेस का प्लान है, ठीक है। ये आपका वन ब्रिक वॉल थिकनेस का प्लान है। इसमें आप देखो यहाँ पे ये हेडर आ रहा है, फिर ये स्ट्रेचर आ रहा है, फिर हेडर आ रहा है, फिर स्ट्रेचर आ रहा है, फिर हेडर आ रहा है, फिर स्ट्रेचर आ रहा है। इस वाले अगर हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन से देखूं तो यहाँ पे भी हेडर आ रहा है, फिर स्ट्रेचर आ रहा है, यहाँ पे फिर हेडर आ रहा है, फिर स्ट्रेचर आ रहा है, फिर हेडर आ रहा है, फिर स्ट्रेचर आ रहा है। तो यानी कि जैसी अपीयरेंस इधर की साइड से है वैसी अपीयरेंस इधर की साइड से है। अगर इसका मैं दूसरा कोर्स ले लूं, ये तो फर्स्ट कोर्स है, इसका अगर मैं दूसरा कोर्स ले लूं तो दूसरे कोर्स में भी ऐसे ही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रेचर आ रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेचर है, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे भी हेडर है, यहाँ पे भी स्ट्रेचर है, यहाँ पे स्ट्रेचर है, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे भी हेडर है, यहाँ पे स्ट्रेचर है, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे स्ट्रेचर है। तो यहाँ पे जो जैसी अपीयरेंस यहाँ पे है वैसी अपीयरेंस यहाँ पे है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलेंगे। ये बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा, डबल फ्लेमिश बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड रिप्रेजेंट दी बेटर अपीयरेंस। हमेशा डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो बेटर अपीयरेंस जो है प्रोवाइड करता है। स्पेशल फीचर्स ऑफ द डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अब डबल फ्लेमिश बॉन्ड के जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं हम देखते हैं। एवरी कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। ये तो फ्लेमिश बॉन्ड की जो है खासियत ये है कि हमेशा हर एक लेयर के अंदर हर एक ईच एंड एवरी लेयर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचर एंड देन हेडर, स्ट्रेचर एंड देन हेडर, स्ट्रेचर एंड देन हेडर, ठीक है। हर एक लेयर जो है स्ट्रेचर हेडर को जो है कंसिस्ट बियर करेगी, ठीक है। अब द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल इन ईच कोर्स हैव सेम अपीयरेंस। ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर। चाहे हम इसको यहां से देखें चाहे इसको यहां से देखें, दोनों साइड में जो अपीयरेंस होगी वो कैसी रहेगी, आपको सेम रहेगी। बैक और फेसिंग जो रहेगी अपीयरेंस जो रहेगी वो सेम रहेगी। क्वीन क्लोजर आर यूज्ड नेक्स्ट टू द क्यूइन हेडर। यहां पे भी क्या करेंगे, क्वीन क्लोजर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज क्वीन क्लोजर, यहाँ पे भी ये क्वीन क्लोजर है। यहाँ पे हमने क्वीन क्लोजर इस्तेमाल किया है, इसके बाद इस्तेमाल किया है हेडर के बाद। ये हेडर है, फिर इसके बाद क्वीन क्लोजर लगाया। यहाँ पे ये हेडर है, ये हेडर है, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, क्वीन क्लोजर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, हेडर के बाद इन वॉल हैविंग थिकनेस इक्वल टू दी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक दी बेड्स एंड 3/4 बेड्स आर एम्पल यूज्ड। अब अगर आपकी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक है, ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक का मतलब यानी कि जैसे 1.5 ब्रिक की वॉल है, अगर आपकी 1.5 ब्रिक की वॉल है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक की वॉल है, तो उस केस में हम बैट का भी इस्तेमाल करेंगे और सॉरी हम इसमें B3 बैट का यानी कि 3/4 बैट, हम इसमें 3/4 बैट का भी इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम हाफ बैट का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 3/4 बैट लगा है और बीच बीच में सब में क्या आ रहा है, हाफ बैट आ रहा है, बीच बीच में आपका क्या आ रहा है, हाफ बैट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के बैट इस्तेमाल होंगे, एक तो आपका 3/4 बैट इस्तेमाल होगा और हाफ बैट इस्तेमाल होगा। 3/4 हाफ बैट जो है इसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल होंगे, बीच बीच में क्या क्या आ रहे हैं इसमें, ये इस तरीके से हाफ बैट आ रहे हैं। ठीक है, for walls having thickness equal to the even multiple of half brick no bats are required। अगर मान लिया even multiple of half brick है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो even multiple of half brick है, तो उस टाइम पे कोई बैट जो है रिक्वायरमेंट बैट की नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर जैसी अपीयरेंस एक फेस की होगी बैक वाले साइड की वैसी अपीयरेंस नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका स्ट्रेचर आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, हेडर आ गया, यहाँ पे आपका स्ट्रेचर आ गया, फिर यहाँ पे हेडर आ गया, यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे हेडर, स्ट्रेचर और दूसरी साइड में आपका हेडर बनता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब अपीयरेंस आ जाएगी, एक फेस की अपीयरेंस दूसरे वाले फेस की अपीयरेंस से मैच नहीं होगी, तो उस केस में कैसा होगा, ये बॉन्ड आपका सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होगा। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड, एक साइड में तो इसमें फ्लेमिश बॉन्ड होगा, यहां पे तो आप दिख रहे हो फ्लेमिश बॉन्ड है, स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर और फिर आगे हेडर आ जाएगा। मगर दूसरी साइड में सारे हेडर हैं, ये सारे हेडर हैं, ये सब हेडर है। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो दूसरा कोर्स होगा, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी वो क्या आएगी, यहां पे हेडर आ गया, स्ट्रेचर आ गया, हेडर आ गया, स्ट्रेचर आ गया, यानी कि यहां पे तो फ्लेमिश बॉन्ड चलता आ रहा है, मगर दूसरी साइड में क्या आ गया, स्ट्रेचर आ गया। यानी कि एक साइड में तो क्या बनता जा रहा है, आपका फ्लेमिश बॉन्ड बनता जा रहा है, एक फेस में सामने वाले से जब हम देख रहे हैं, एक सामने वाले एलिवेशन में, जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें तो आपका फ्लेमिश बॉन्ड बनता जा रहा है, मगर जो बैक एलिवेशन है वहां पे आपका इंग्लिश बॉन्ड बनता जा रहा है सॉरी, इंग्लिश बॉन्ड बनता जा रहा है। तो सामने आपका फ्लेमिश बॉन्ड होगा, पीछे की साइड आपका इंग्लिश बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से बॉन्ड बन जाए तो उसको बोलेंगे सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, यानी कि एक ही साइड में आपका फ्लेमिश बॉन्ड बनेगा, दूसरी साइड में आपका फ्लेमिश बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरी साइड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इंग्लिश बॉन्ड बनेगा, इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग। दिस बॉन्ड यूज अब दिस बॉन्ड यूज द स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश बॉन्ड एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर आपका क्या होगा, पीछे की साइड तो आपका इंग्लिश बॉन्ड आ जाएगा, मगर साइड सामने वाली साइड में जो आपकी अपीयरेंस वाली साइड है, जो आपकी फ्रंट वाली साइड है, वहां पे फ्लेमिश बॉन्ड आ जाएगा, पीछे वाली साइड क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश बॉन्ड आ जाएगा। फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग इज डन विद गुड क्वालिटी एक्सपेंसिव ब्रिक। अब जो सामने की साइड का जो फ्लेमिश बॉन्ड है वहां पे आप अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स जो है आपकी लगा सकते हो, क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है देखने में वो जो है बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश बॉन्ड फेसिंग कैन बी डन विद चीपर क्वालिटी ब्रिक्स। अब जो पीछे की साइड जो इंग्लिश बॉन्ड बन रहा है उसमें आप कम इंफीरियर क्वालिटी की ब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्लास्टरिंग। अब हमारे पास सारे बॉन्ड हमने खत्म कर लिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग इज वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें कुछ नहीं है, सभी के घरों में प्लास्टर होता है। ठीक है, तो प्लास्टर क्या चीज है, प्लास्टर इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ वॉल्स। जो रफ वॉल है आपकी, जो रफ वॉल सरफेस जिस पे अभी अभी चिनाई हुई है, उस वॉल को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। और प्लास्टर क्या है, प्लास्टर इज नथिंग बट द प्लास्टिक मोटार। प्लास्टिक मोटार है, उसको हम वॉल के ऊपर चिपकाते हैं, फिर उसकी फिनिशिंग करते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड प्लास्टर। उस वर्क को क्या बोलते हैं, प्लास्टर बोलते हैं। ठीक है, द प्लास्टर इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ वॉल्स एंड अनइवन सरफेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर विद प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल से कवर करते हैं, ये प्लास्टिक मटेरियल क्या कहलाता है, प्लास्टर कहलाता है या फिर मोटार कहलाता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द मैसनरी वर्क फ्रॉम। ये क्यों करते हैं हम, दो तरह के इसके रीजन है, दो रीजन है इसके। सबसे पहले ये एटमॉस्फेरिक एक्शन से बचाता है। एटमॉस्फेरिक एक्शन जैसे कि रेन, बारिश से बचाता है। ठीक है, हवा से, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड से बचाता है, यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक एक्शन है उनसे बचाता है। दूसरा क्या करता है, ये पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू दी वॉल। रेन वाटर को जो है वॉल के अंदर इम्बेड होने से, वॉल के अंदर पेनिट्रेट करने से रोकता है। ठीक है,
इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पूरे पूरे इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स इवन, स्मूथ, रेगुलर, क्लीन एंड ड्यूरेबल फिनिश सरफेस। सेकेंड, इट इंप्रूव्स द अपीयरेंस, इस देखने में बहुत अच्छी लगती है वॉल। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस लाइक विंड, डस्ट, रेन वाटर। कंसील द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप, अगर मान लिया मिस्त्री से कहीं पे कुछ जो है थोड़ी बहुत गलती हो गई, ठीक है, उसका थोड़ी बहुत जो है डिफेक्ट आ गया चिनाई करते वक्त, तो उसके ढकने के काम आता है, ठीक है। डिफेक्टिव वर्कमैनशिप को कंसील यानी कि ढकने के काम आता है। टू कवर अप द यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी पोरस मटेरियल एंड द जॉइंट्स फॉर्म्ड द मैसनरी वर्क, जितने भी जॉइंट्स हैं उनको ढकने के लिए अगर अगर आपने पोरस ब्रिक का इस्तेमाल कर लिया, ऐसी ब्रिक जो पानी को एब्जॉर्व करती है, ऐसी ब्रिक को पोरस ब्रिक बोलते हैं। उस पोरस ब्रिक को एब्जॉर्व करने, उस पोरस ब्रिक को ढकने के लिए ताकि वो पानी एब्जॉर्व ना करे, हम क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्टरी बेस, अब ऐसा बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप व्हाइट वॉशिंग कर सको, उसके आप पेंटिंग कर सको, ठीक है, ऐसा बेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी बेस फॉर डेकोरेटिंग द सरफेस बाय अप्लाइंग व्हाइट वॉश, कलर वॉशिंग एंड पेंटिंग। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्लास्टर, कैसे प्लास्टर करेंगे। अब इसको 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, जनरली 1 कोट में करा जाता है प्लास्टर, ठीक है। जनरली एक प्लास्टर जो है 1 कोट में अप्लाई करा जाता है। कैसे बनाते हैं प्लास्टर के मटेरियल को, एक पार्ट हम सीमेंट मिलाएंगे और 3 पार्ट हम सैंड मिलाएंगे। एक तसला जो है हमने क्या डाल दिया, सीमेंट का डाल दिया, और 3 तसले उसमें क्या डालेंगे, हम सैंड के डालेंगे। तो रेशो क्या बनता है मोटार का, 1:3 का मोटार का रेशो बनता है। फॉलोइंग द प्रोसेसर फॉर कैरिंग आउट दी प्लास्टर इन द सीमेंट मोटार, सबसे पहले बैकग्राउंड इज प्रिपेयर्ड, सबसे पहले जो जिस वॉल में प्लास्टर करना होता है उस बैकग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं, जितनी भी डस्ट होती है उसको, डस्ट को वहां से हटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सरफेस को क्लीन करते हैं, धोते हैं, ठीक है, एंड कीप वेट फॉर 6 घंटे, 6 घंटे तक उस दीवार को वेट रहने देते हैं, उसको गीला करते रहते हैं। क्यों गीला करते हैं, ताकि जो आपका जो मटेरियल बने अप्लाई करने के, मोटार अप्लाई करने के बाद जो आपका जो भी आपका कंबाइंड मटेरियल बने वो होमोजीनियस रहे, ठीक है। उसमें भी थिकनेस जो आपके मोटार में जितना पानी है उतना ही पानी किसमें है, आपकी ब्रिक में पानी है। अब मोटार का जो पानी है वो ब्रिक के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रिक जो है, ब्रिक भी क्या है, वेट है, ठीक है। अगर मोटार का पानी जो है ब्रिक सोख लेगी तो मोटार जो है वो हार्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारा पानी तो उसका ब्रिक पे लेगी, ठीक है, तो वो हार्ड नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो आपकी सरफेस है उसको गीला रखते हैं, ताकि जो मोटार का पानी है वो ना सोख ले, ठीक है। इफ द सरफेस इज अनइवन, a preliminary coat is applied to make it even। अगर मान लिया सरफेस आपकी अनइवन है तो उसमें थोड़ा सा एक कोट मार देते हैं ताकि वो बिल्कुल आपकी प्लेन सरफेस हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज पॉइंटिंग। अब ये पॉइंटिंग क्या चीज है, पॉइंटिंग हम इस फिगर से समझते हैं। अभी आप देखते हो कि जब मिस्त्री जो है चिनाई करता है तो उसका मसाला कहीं थोड़ा सा बाहर आ जाता है, फिर दूसरी तरफ करेगा तो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, फिर थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, फिर थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, वो अनइवन सरफेस, आपकी जो जॉइंट्स हैं वो अनइवन जॉइंट्स दिखाई देगा, कहीं पे छेद दिखाई देगा, कहीं पे वो बाहर मसाला जो है बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, फिर कहीं पे जो है अंदर की साइड छेद दिखाई देगा, फिर वो मसाला बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी सरफेस कैसी होती है, ऐसे जॉइंट्स जो होते हैं वो अनइवन जॉइंट्स होते हैं, वो जो है जॉइंट्स सेम नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी करनी टाइप की लेते हैं और उस करनी से उस जॉइंट पे वो क्या कर देता है, मसाला भर देता है। इन सारे जॉइंट्स में क्या कर देता है, मसाला भर देता है और इनको तिकोना जॉइंट बना देता है। ये सारे जॉइंट कैसे बन जाते हैं, तिकोने जॉइंट बन जाते हैं और फिनिश्ड जॉइंट होते हैं। सारे जॉइंट जो हैं वो आपके प्लास्टर से भर जाते हैं, सारे जॉइंट्स आपके मोटार से भर जाते हैं, ठीक है। द पॉइंटिंग इज द आर्ट ऑफ फिनिशिंग द मोटार जॉइंट्स, ठीक है। ये जॉइंट्स को फिनिश करने की कला है, ठीक है। पॉइंटिंग क्या है, जो सिर्फ जॉइंट को फिल करती है, ठीक है। और प्लास्टर क्या है, वो पूरी सरफेस पे किया जाता है। और पॉइंटिंग क्या है, वो सिर्फ जॉइंट जो कि आपके जो भी आपके मैसनरी के जॉइंट्स हैं, सिर्फ मैसनरी के जॉइंट्स पे प्लास्टरिंग पॉइंटिंग करी जाती है। इज एक्सपोज ब्रिक वॉल विद सुटेबल सीमेंट एंड लाइम मोटार, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉलोइंग पर्पस, ये 2 पर्पस के लिए प्रोवाइड करी जाती है। टू प्रोटेक्ट द जॉइंट्स फ्रॉम द वेदर इफेक्ट्स, जॉइंट को वेदरिंग इफेक्ट से बचाने के लिए, यानी कि हीट से, ठीक है, सन की हीट से, रेन से और क्या नाम है, विंड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इसके आपके ऑब्जेक्टिव है वही आपके सेम इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। टू इंप्रूव द अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया था कि पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में डिफरेंस क्या है। इट प्रोवाइड्स इवन सरफेस, रेगुलर सरफेस एंड स्मूथ सरफेस ऑफ होल दी वॉल, पूरी वॉल की क्या करता है, आपकी इवन, रेगुलर, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। मगर इट डज नॉट प्रोवाइड द इवन, रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस ऑफ द वॉल,
ठीक है, और ये ऑफ दी वॉल, ठीक है। ये पूरे वॉल की स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, मगर ये नहीं करता है, ये सिर्फ जॉइंट की स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। इट कंसील्स द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। ये डिफेक्टिव, अगर कुछ गलत चिनाई हो गई है और कुछ डिफेक्ट भी है तो उसको ढक लेता है प्लास्टर, मगर ये ढकता नहीं है। इट कैन नॉट कंसील, क्योंकि ये तो सिर्फ जो है जॉइंट को कवर करता है। सिर्फ जॉइंट में अगर कुछ दिक्कत होगी तो सिर्फ उसको कवर करेगा, बाकी की सरफेस को कवर नहीं करेगा, ठीक है। Next, it covers the complete surface of the masonry. It does not cover the complete surface of the wall. It only covers the joints. ये सिर्फ और सिर्फ joint को cover करता है. It protects the complete surface of the masonry from the weather effects. ये पूरी masonry को जो है weathering effect से, यानी कि जो environmental effect है उससे बचाता है, मगर ये सिर्फ joints को बचाता है, ठीक है। It provides the satisfactory base ground for the decorating surface like painting, white washing. ठीक है, ये white washing और painting के लिए एक आपका बेस प्रोवाइड करता है, एक सरफेस, फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है, मगर ये नहीं करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी बेस ग्राउंड फॉर डेकोरेटिंग दी सरफेस बाय अप्लाइंग व्हाइट वॉशिंग और एक्सेट्रा, ठीक है। टाइप ऑफ प्लास्टर यूज, लाइम प्लास्टर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट प्लास्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, लाइम प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर यहाँ पे जो पॉइंटिंग होती है उसको हम कैसे करते हैं, वी पॉइंटिंग करते हैं। वी पॉइंटिंग यानी कि इस तरीके से आपकी, इस तरह की वी पॉइंटिंग होगी, इस तरीके से आपकी पॉइंटिंग होगी, ठीक है। तिकोनी पॉइंटिंग होती है, करनी लेगा और करनी से इस तरीके से लाइन खींच देगा, फिर ऐसे लाइन खींच देगा, फिर ऐसे ऊपर लाइन खींच देगा, फिर ऐसे वर्टिकल जॉइंट्स पे लाइन खींच देगा। तो इस तरीके से ये आपकी पॉइंटिंग हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें आए हुए थे, जो कि आज हमने कवर कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर हो गए हैं। थैंक यू।